चैप्टर 1 आपको एक शर्त रखने दें। एम्मा ग्रीन ने जब आंखें खोली तो कमरा एकदम अंधेरा था। उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बस एक आदमी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं और एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने उस आदमी को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मुट्ठी को रुई में घसीट रही हो। सब व्यर्थ था। वह चिल्ला भी नहीं सकती थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी कि ये दर्द रुक जाए। जब वह दोबारा जागी तो उसने बाहर सुबह का सूरज देखा। एम्मा ने उस अपरिचित कमरे में चारों ओर देखा। पिछली रात का दृश्य उसके दिमाग में उभर आया। वह अचानक उठ बैठी और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। जब वह बिस्तर से उठी और चादर पर लाल धब्बे देखे तो उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ये सपना नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा देखते ही वह शर्म से बिस्तर पर गिर पड़ी। ये वह कैसे हो सकता है? उस आदमी ने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और लापरवाही से कहा, तुम जाग रही हो। एम्मा ने मुश्किल से अपनी बात कही। वह घबराई हुई और बेचैन थी और खड़े होने की कोशिश कर रही थी। रॉबर्ट, मिस्टर एरिक्सन, उस आदमी ने लापरवाही से अपने बालों से पानी पोंछा। अगर आपको कुछ कहना हो तो हम बाद में बात करेंगे। आप पहले अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी और काम करने हैं। मुझे पहले जाना होगा। एम्मा, क्या तुम कल रात जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती? एम्मा शर्मा गई। वह इस बात को कैसे समझा सकती थी? क्या उसे वाकई यह बताना जरूरी था कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी और उसे याद नहीं कि क्या हुआ था? उसने गहरी सांस ली और रॉबर्ट की ओर देखा। मिस्टर एरिक्सन, सुनिए, यह मेरा पहला अनुभव था और मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कल रात आपको कोई नुकसान हुआ है। तो क्या आप ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं? हालांकि उसकी आवाज में बहुत आत्मविश्वास था, लेकिन उसका आखिरी वाक्य बहुत कमजोर लगा। मुझे पता है कि तुम बेदाग हो। आखिरकार मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। क्या उसे ये बात इस तरह जोर से कहनी जरूरी थी? इतनी अजीब। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या मुझे आपके लिए कुछ करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगा था कि आप चाहेंगे कि मैं आपको हटाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करूं। एम्मा हैरान रह गई। मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इतना चाहती हूं कि आप इसे गुप्त रखें। बस इतना ही। हाँ, एम्मा ने गंभीरता से जवाब दिया। रॉबर्ट ने अपनी बाहें उठाईं और अपने सामने खड़ी दुबली पतली लड़की को देखा। अंत में उसने भावहीनता से सिर हिलाया। एम्मा ने अपने कपड़े और बैग उठाए और तेजी से होटल के कमरे से बाहर निकल गई। रॉबर्ट ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। यह महिला दिलचस्प है। एम्मा ग्रीन के मन में बस एक ही विचार था। वह रॉबर्ट एरिक्सन की उपस्थिति से तुरंत दूर जाना चाहती थी। नॉर्दर्न सिटी में एरिक्सन एम्ब्लेम कॉर्पोरेशन के 27 वर्षीय सीईओ सत्ता, धन और खतरे का प्रतीक थे। अफवाहों पर यकीन करें तो एरिक्सन एम्ब्लेम कॉर्पोरेशन के सीईओ बनने के लिए रॉबर्ट ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और दूसरे भाई को अपाहिज कर दिया। कोई और उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने आसानी से पदभार ग्रहण कर लिया। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में एम्मा सोचने की भी हिम्मत नहीं करती थी, तो वह रॉबर्ट एरिक्सन था। वही व्यक्ति जिसके साथ उसने नादानी से संबंध बनाए थे। वही व्यक्ति जो अब उसके सामने सिर्फ एक तौलिया लपेटे खड़ा था। काश पिछली रात वह होश में थी, क्योंकि एरिक्सन एम्ब्लेम कॉर्पोरेशन मेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी था। अगर यह उसके हाथ में होता तो वह अपने शेष जीवन में मेयर परिवार से कोई संबंध नहीं रखती। होटल से निकलने के बाद उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया। क्या तुम पागल हो? भूसे के ढेर में सुई ढूंढना रॉबर्ट एरिक्सन को ढूंढने से भी आसान है। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मेयर परिवार में किसी को भी इसके बारे में पता चल जाता तो वह बेहद शर्मिंदा हो जाती। वह इसके परिणामों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने आईडी देखी। यह रॉबर्ट था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहले कभी उसके फोन पर कॉल नहीं किया था। वह उसे अभी क्यों फोन कर रहा था? अगर वह फोन नहीं उठाती तो क्या वह दोषी मानी जाएगी? काफी देर बाद उसने आखिरकार फोन उठाया। मिस्टर एरिक्सन, अनजाने में तुम्हारी पहली होने के बदले में मैं तुम्हें एक शर्त देती हूँ। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी करने को कह सकती हो, सिवाय इसके कि तुम मुझे अपने प्यार में पागल न कर दो। एम्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर ठंडे स्वर में बोली, श्री एरिक्सन, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा। मैं खुद को किसी को सौंपने के लिए नहीं गई थी।
रॉबर्ट ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। एम्मा ने आगे कहा, तो मुझे अपने पहले अनुभव को किसी भी चीज के लिए कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं अब आधिकारिक तौर पर नौकरी छोड़ने की योजना बना रही हूँ, क्योंकि आज से मैं अपनी स्नातक थीसिस में व्यस्त रहूंगी। इसलिए मैं अब आपके भाई को ट्यूशन नहीं दे पाऊंगी। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको एक सफल व्यवसाय और एक खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। अलविदा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने कॉल काट दी। फोन के दूसरी तरफ रॉबर्ट के होंठ फड़कने लगे। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? क्या यह महिला उसे बता रही थी कि उसे क्या करना है? क्या उसे सच में लगा था कि वह ऐसा कर पाएगी? नाल कहो। उसने अपना फोन कान से दूर किया और स्क्रीन को घूरने लगा। एम्मा ग्रीन, तुम पहली महिला हो जिसने मुझसे फोन काट दिया। एम्मा उस आलीशान विला क्षेत्र से भाग जाना चाहती थी जहां वह खुद को सहज महसूस नहीं करती थी, लेकिन वह मुश्किल से एक कदम ही बढ़ा पाई थी कि वह लगभग गिर पड़ी। धिक्कार है, रॉबर्ट ने कल रात उसके साथ क्या किया? क्या उसने उसे कुछ दिया? यह बहुत दर्दनाक था। दोपहर में उन्हें अपने विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य का फोन आया। उसके बाद वे गंभीर चेहरे के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में गईं। प्रधानाचार्य सलीकेदार और सुरुचिपूर्ण दिख रहे थे। उन्होंने उचित पोशाक पहनी हुई थी और वे दुबली पतली थकी हुई एम्मा को नीचे देख रहे थे। एम्मा, मुझे पता है कि तुम प्रतिभाशाली और बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन स्मिथ परिवार को अपनी छवि बनाए रखनी है। क्या हम सचमुच एक अनाथ को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए जो फैसला मैं तुमसे लेने को कह रही हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने एक बार हमारे प्यारे टेड को चुना था, लेकिन तुम्हारी नौकरी चली गई। मजबूरी में तुम्हें टेड को छोड़कर स्कूल में पढ़ाई जारी रखनी पड़ रही है। एम्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। प्रधानाचार्य के साथ ही बोलते हुए उसने कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ। तकनीकी रूप से तो ऐसा ही है, लेकिन हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुट्ठी भींच ली। भले ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन अनाथ कहलाना मेयर परिवार की नाजायज बेटी होने से कहीं बेहतर था, है ना? बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं स्कूल में ही रहना चाहती हूँ। इस बार एम्मा के जवाब से मिरेंडा स्मिथ बहुत हैरान रह गई। यह जवाब उसके पिछले 3 जवाबों से बिल्कुल अलग था। नौकरी मिलने के बाद तुम अपने वादे से मुकरोगे नहीं, है ना? अगर आपको डर है कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगी, तो मैं अभी आपको एक समझौता लिखकर दे सकती हूँ। मैं टेड से रिश्ता तोड़ दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन 2 सालों में मैंने तुम्हें भरपूर सहयोग दिया है। मैंने कभी भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब तुम दोनों स्नातक हो रहे हो, तो टेड को अपना अलग रास्ता चुनना है। इसलिए अब से मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने फैसले को याद रखोगे। मैं याद रखूंगा। जब एम्मा दफ्तर से बाहर निकली तो उसने देखा कि बारिश हो रही थी। वह बारिश में दौड़ पड़ी और इमारत से दूर भागने लगी। उसे अभी भी कुछ छात्रों को पढ़ाना था। अब जब उसका प्रेमी उससे दूर हो चुका था और एरिक्सन परिवार की सारी मेहनत बेकार हो गई थी, तो वह एक और नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जब वह स्कूल के गेट से अंदर भागी तो उसके सामने एक जानी पहचानी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक जोड़ा बाहर निकला। आदमी ने अपने और अपने बगल में बैठी महिला के लिए छाता पकड़ रखा था। एम्मा वहीं रुक गई। हालांकि वह मुड़कर छिपना चाहती थी, लेकिन उस महिला ने उसका नाम पुकारा। एम्मा। छाते के नीचे से महिला दौड़कर उसकी ओर आए और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एम्मा, उसने कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझ पर गुस्सा करो, मुझ पर चिल्लाओ। उनके पीछे वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उनके सिर पर छाता तान दिया। उसने अपराधबोध भरी नजरों से एम्मा की ओर देखा। एम्मा, मुझे सच में नहीं पता कि कल क्या हुआ था। उसने अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये सब उसे किसी पुरानी कहानी जैसा लग रहा था, जिसमें कोई नया अर्थ नहीं था। लेकिन उसे लगा कि ऐसा सिर्फ अश्लील उपन्यासों में ही होता है। उनमें से एक उसका प्रेमी था और दूसरा उसका रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त। इस सारी त्रासदी की शुरुआत तब हुई जब वे दोनों उसकी पीठ पीछे प्यार कर रहे थे। जब तक कि कल उसने उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ लिया। इसीलिए कल रात उसने शराब पी थी। एम्मा ने उस महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह केवल देखती रही। टेड। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। टेड, उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने इतने सारे लड़कों में से तुम्हें ही अपना प्रेमी क्यों चुना? चैप्टर 2 स्वचालित। टेड ने अपनी निगाहें झुका ली और कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर अपराधबोध साफ झलक रहा था। एम्मा मुस्कुराई।
क्योंकि तुमने कहा था कि मैं बहुत गर्म हूँ। दूसरी महिला आगे बढ़ी और एम्मा की नज़र टेड से हट गई। एम्मा, ये मेरी गलती है। मैंने टेड को बहकाया। ये मैं ही हूँ जो बेशर्म हूँ। वो एक अच्छा आदमी है, उसे दोष मत दो, ठीक है? एम्मा ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और टेड से कहा, सब कहते हैं कि जवानी की कीमत चुकानी पड़ती है। शायद तुम मेरी जवानी की सबसे दर्दनाक कीमत हो। टेड, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने ही मुझे सिखाया है, मर्द उतने भरोसेमंद नहीं होते जितने दिखते हैं। मुझे आगे बढ़ना सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे माफ करना, एम्मा। टेड माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एम्मा ने आह भरी और सिर हिलाया। टेड, तुम्हें मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अब हम बराबर हैं। तुम्हारी वजह से ही मुझे वो नौकरी मिली जो मैं चाहती थी। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। और तुम, क्रिस्टन, याद रखना, जिस पर तुम टेड के बिस्तर पर कूदी थी, उसी पल से हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। उसने टेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उसे रख सकते हो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। वो ये कि आगे से मेरे साथ दोस्ती का दिखावा मत करना, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती और सद्भावना तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी। अब मुझे अपने ट्यूशन सेशन के लिए समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ इस मूसलाधार बारिश में रोमांस नहीं करूंगी। अलविदा। इतना कहकर वह एक कदम पीछे हटी, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से सड़क के दूसरी तरफ भाग गई। ध्यान भटकने के कारण उसने स्कूल की पार्किंग में काली बेंटले कार को आते हुए नहीं देखा। जब तक उसने संभल कर प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार ने उसे टक्कर मार दी। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पीछे खड़े टेड ने हैरानी से कहा, एम्मा। जैसे ही वह आगे दौड़ने वाला था, उसने एम्मा को देखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। बिना कुछ कहे वह लंगड़ाते हुए कार तक गई, दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। कार में अभी भी लोग थे। उसने ध्यान से यह नहीं देखा कि उसके बगल में कौन बैठा है, बल्कि उसने टेड को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, मुझे एल्म रोड ले चलो, नहीं तो मुझे टक्कर मारने के लिए तुम पर मुकदमा करना पड़ेगा। ड्राइवर थोड़ा चिंतित था। उसने रियरव्यू मिरर में कार में बैठे आदमी को देखा। उस आदमी की आवाज मधुर थी, इस महिला की बात मानो। ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और स्कूल से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर एम्मा खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके विचार उलझन और उदासी से भरे हुए थे, खासकर जब उसे टेड की याद आई। टेड को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कल रात उसकी वजह से क्या किया। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने आवेग पर पछतावा हो रहा था। और अब उसने टेड, अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपनी कौमार्यता, दोनों को खो दिया था। उदास होकर सोचते हुए वह कल के दिन को हमेशा अपने जीवन का सबसे बुरा दिन मानेगी। उसके बगल से उस आदमी ने उसे एक छोटा सा सफ़ेद तौलिया दिया। तुम पूरी तरह भीगी हुई हो, थोड़ा सूखने की कोशिश करो। एम्मा को होश आया और उसने तौलिया उठाया। मुझे माफ करना, मैंने आपको गंदा कर दिया, श्री एरिक्सन। अंततः उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट एरिक्सन था, जिसे उसने आज सुबह ही स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। एम्मा इतनी हैरान थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। क्या मुझे देखकर आपको आश्चर्य हुआ? यह एम्मा ने कहना शुरू किया, फिर एक पल के लिए झिझक गई। आप यहाँ क्यों हैं, मिस ग्रीन? क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि यह मेरी कार है? इतनी विचलित होकर एम्मा ने खुद को याद दिलाने की कोशिश की कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। उसके ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी और फिर उसने बिना ध्यान दिए दरवाजा खोला और जबरदस्ती कार में बैठ गई। लेकिन उसका सारा ध्यान बारिश पर ही केंद्रित था। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। वह छोटे तौलिए से खुद को और सीट को थपथपाती रही। मैंने आपकी कार गंदी कर दी। बारिश रुकने के बाद मैं इसे आपके लिए धो दूंगा। जब कार एल्म रोड पर पहुंची तो वह रुक गई। एम्मा ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट ने ड्राइवर से कहा, मिस ग्रीन के लिए एक छाता लाओ। ड्राइवर ने एक छाता उठाया और एम्मा को दे दिया। उसने छाता खोला, कार से बाहर निकली, फिर रॉबर्ट की ओर मुड़कर बोली, मिस्टर एरिक्सन, आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के शब्द बिल्कुल भी सच्चे नहीं हैं। मैं आपके वास्तविक कार्य देखना चाहता हूँ। रॉबर्ट का चेहरा एकदम सपाट, लगभग ठंडा पड़ गया। हालांकि उसकी बातें समझ में आ रही थी, एम्मा को लगा कि उसके कहने के पीछे कुछ और भी छिपा है। उसकी बातों में कुछ गड़बड़ है। अपना ख्याल रखना। वह कार से एक कदम पीछे हटी, मुड़ी और लंगड़ाते हुए पास के इलाके की ओर चल पड़ी।
अड़ोस पड़ोस। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की, रॉबर्ट ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकने के बाद उसने एक और छाता खोला और पिछली सीट से बाहर निकला। वह एम्मा के पास पहुंचा और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वह पीछे मुड़ी और उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह वही था। श्री एरिक्सन, कार में बैठ जाओ। क्यों? तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें अस्पताल जाना होगा। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ये सोचकर कि यह महिला अपने शरीर की इतनी कम परवाह कैसे कर सकती है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हें चोट लगी है? एम्मा ने अपने धड़ और पैरों की ओर देखा। मैं ठीक हूँ, 2 दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप अपनी चोटों का इलाज खुद कर सकती हैं? गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, उसने अपना छाता उसके हाथों में थमा दिया और उसके कंधों और घुटनों को सहारा देते हुए उसे गोद में उठा लिया। बिना कुछ और कहे वह वापस गाड़ी की ओर चल पड़ा। एम्मा ने बल के इस प्रदर्शन पर हैरानी जताई और उसके बाएं हाथ में पकड़ी छतरी जमीन पर गिर गई। रॉबर्ट ने छाते को नजरअंदाज कर दिया और उसे वापस कार में बिठा दिया। वह उठकर बैठने लगी, मानो उसकी मदद लेने से इनकार कर रही हो। घबराई हुई, उसने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। मेरी ट्यूशन क्लास है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। अभी भी पढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम पढ़ाना छोड़ रहे हो, कि तुम मेरे भाई सैमुअल को अब और नहीं पढ़ा सकते। एम्मा घबरा गई, सही शब्द ढूंढने के लिए संघर्ष करने लगी, कोई भी शब्द। फिर आखिरकार उसने कहा, क्योंकि यही सच था। रॉबर्ट ने नाक सिकुड़ी और कार में बैठ गया। उसने ड्राइवर से ठंडे लहजे में कहा, अस्पताल चलो। एम्मा ने खिड़की से पड़ोस को देखा। चिंता ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। आखिरकार वह अपराधबोध भी महसूस कर रही थी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वह उसे ऑर्थोपेडिक्स विभाग में ले गया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसके शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। वह शर्म से लाल हो गई। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने रॉबर्ट को असहजता से देखा और फिर कहा, सुश्री, आप जांच के लिए अस्पताल क्यों आए हैं? अगर कुछ गड़बड़ है, हमें आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। रॉबर्ट ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और ठंडे स्वर में कहा, बस उसकी पूरी जांच करवा लो। एम्मा ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कितना खर्चा आएगा? मैं इसे नहीं करना चाहता। तुम्हें ये करना ही होगा। मैं शुल्क चुका दूंगा। मुझे भविष्य में तुम्हें किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग करने से रोकना है। ये स्पष्ट है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह आज की कार दुर्घटना का ही परिणाम है। एम्मा ने गुस्से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। लोग अप्रत्याशित होते हैं। मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाना बंद करने के लिए किसी ने कहा कि वे अपनी स्नातक थीसिस में व्यस्त हैं, लेकिन जब उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हुई तो मुझे पता चला कि उन्होंने झूठ बोला था। जो लोग इतने छोटे छोटे झूठ बोलने को तैयार रहते हैं, उन पर बड़े बड़े वादे निभाने का भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कोई मासूम होने का नाटक कर सकता है। एम्मा जानती थी कि वह सच कह रहा है। क्या उसने सैमुअल को ट्यूशन पढ़ाने का इरादा इसलिए नहीं बदला था क्योंकि वह भविष्य में शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी? डॉक्टर ने एक सूची बनाई और नर्स को एम्मा को पूरी जांच के लिए ले जाने को कहा। जब एम्मा और नर्स कमरे से बाहर निकले तो उसने चुपके से पूछा, इस जांच का कितना खर्चा आएगा? नर्स ने एक नज़र डाली और कहा, $600 से अधिक। एम्मा ने तुरंत नर्स से चादर छीन ली और लंगड़ाते हुए रॉबर्ट की ओर वापस चली गई। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। यह क्या है? रॉबर्ट ने पूछा। एम्मा ने अपने होंठ दबाए। मुझे पूरे चेकअप की जरूरत नहीं है। मेरा पैर ठीक है। दर्द मेरे पैर में नहीं है। दर्द? उसने नजरें झुका ली और उसका चेहरा लाल हो गया। रॉबर्ट ने असमंजस में पड़कर भौहें सिकुड़ी। ये कहाँ है? उसने गुस्से से ऊपर देखा और उसे घूरते हुए बोली, तुमने मुझे तुम्हारे बेवकूफ ड्राइवर से भी ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसने अपना खुला हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रख दिया। चैप्टर 3। मुझे लगता है कि वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। रॉबर्ट ने उसकी ओर नीचे की ओर देखा। एम्मा शर्मा गई और जिद में पीछे मुड़ गई। खैर, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने जांच का कागज उसके हाथ में थमा दिया। मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो मुझे सचमुच नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रॉबर्ट ने उसकी पीठ की ओर देखा और मुस्कुराया। वह आगे बढ़ा और उसे रोकने और पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या बात? आपको ये तो स्पष्ट रूप से पता है कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। स्वाभाविक रूप से आप डॉक्टर से मिलना चाहेंगे। ये तो बहुत अजीब है, एम्मा ने कहा। वह हैरान थी।
भला ऐसी छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टर के पास कौन आएगा। रॉबर्ट के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आवाज में दबंगई का भाव आ गया। क्या मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं या तुम आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे आना चाहती हो? उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसने सोचा कि उसे इस मामले को और गंभीरता से लेना चाहिए। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने एक गहरी आह भरी और उसके साथ स्त्री रोग विभाग में चली गई। स्त्री रोग विभाग के निदेशक ने स्वयं उनकी जांच की। वह जांच की मेज पर लेटी हुई थी और असहनीय असहजता महसूस कर रही थी। सौभाग्य से रॉबर्ट उसके पीछे नहीं आया, अन्यथा ये सब बेहद शर्मनाक होगा। जांच के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि वह टेबल से नीचे उतर सकती है और अपने कपड़े वापस पहन सकती है। जब उसने पर्दा हटाया और बाहर आई तो रॉबर्ट वहां बैठा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, श्री एरिक्सन, मेरी जांच के दौरान कुछ सूजन और मामूली रक्तस्राव पाया गया। पूरी संभावना है कि यह किसी तीव्र यौन घटना के कारण हुआ है जिससे ये खरोंचे आए हैं, संभवतः पिछले 12 घंटों के भीतर। एम्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी कि यह सब कितना औपचारिक लग रहा था। उसे ये देखकर कितना बुरा लग रहा था कि डॉक्टर के लिए इस आदमी को ये जानकारी देना कितना आसान था जो स्पष्ट रूप से उसके परिवार का सदस्य नहीं था। रॉबर्ट बहुत शांत था। उसे किस तरह के इलाज की जरूरत है? मैं उसे दर्द निवारक दवा लिख दूंगा। उसे समय पर दवा लेना याद रखना होगा। इस दौरान आपको यौन गतिविधियों पर संयम बरतना होगा। अगर आपको बहुत ज़रूरत भी हो तो भी कोशिश करें कि न करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी तरह के उपकरण या खिलौने का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर का लहजा बदल गया और एम्मा उन दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं देख पाई। औजार। एम्मा उलझन में थी। उसका मतलब औजार था या खिलौने? क्या रॉबर्ट ने उस पर औजार या खिलौने इस्तेमाल किए थे? पिछली रात वह आधी नींद में थी। उसे इतनी सारी बातें याद नहीं आ रही थीं। तो भले ही यह आदमी देखने में सौम्य और सभ्य लग रहा था, क्या ये संभव है कि वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति हो? उसने अपनी आंखें खोली, उसे घूर कर देखा और उसके बारे में जो कुछ भी वह जानती थी उस पर सवाल उठाने लगी। उसकी सुंदर छवि चकनाचूर हो गई। अच्छी कार, अच्छे कपड़े, ढेर सारा पैसा होने का क्या फायदा? सुंदर होने का क्या फायदा? वो तो एक विकृत मानसिकता वाला इंसान है। अस्पताल से बाहर आते ही एम्मा ने उसके हाथों से दवाइयों का पैकेट छीन लिया। मैं तुम्हें इस जांच के पैसे वापस नहीं दूंगी। वैसे भी चोट तो तुम्हारी वजह से लगी है। उसने दवाएं अपने बैग में भर लीं। सुने मिस्टर एरिक्सन, चलिए यहीं अलग हो जाते हैं। हम भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे। वह मुड़ी और जाने ही वाली थी। रॉबर्ट ने गुस्से से भरी निगाहों से उसे घूरा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। यही मेरी समस्या है। मेरी राय में आप मुझसे नाराज हैं। तो ये सब आपके बारे में है। और मुझे? एम्मा अवाक रह गई। वह वाकई बोलने का तरीका जानता था। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि कल मिस ग्रीन आप निर्धारित समय पर घर आ सकती हैं और सैमुअल को वो ट्यूशन सत्र दे सकती हैं जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने छोड़ दिया। मिस ग्रीन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास ये सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि आप अब से किसी और के लिए ट्यूटर नहीं बन सकेंगी। तुम हद से ज्यादा दादागिरी करते हो। क्या तुमने पहले झूठ नहीं बोला था? एम्मा बहुत गुस्से में थी। उसने दांत भींचकर कहा, तो मुझे और पैसे चाहिए। ओह, मिस ग्रीन कीमत बढ़ाना चाहती हैं। ये सही है। जरूर, मैं तुम्हें जितनी भी रकम चाहो दे सकता हूँ, लेकिन देर मत करना। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह फिर रुक गया और उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा। तुम इतनी नाराज क्यों हो? उसने हाथपूर्वक दूसरी ओर देखा। बोलना। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आपको इस तरह की कामुक चीजों में दिलचस्पी होगी, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक सभ्य और शालीन व्यक्ति लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किस तरह की कामुक चीजें पसंद हैं? जब मैं सो रही थी तब तुमने मुझ पर सेक्स टॉय का इस्तेमाल किया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई और ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तो तुम्हें लगा कि तुम्हें खिलौने से चोट लगी है? विचार से आपका क्या मतलब है? डॉक्टर ने ये कहा था और मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। डॉक्टर तो बस अंदाजा लगा रहा है, लेकिन मैं ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बहुत उबाऊ है। तो फिर मुझे चोट कैसे लगी? रॉबर्ट ने अपनी बाहें उठाई, पीछे मुड़ा और यह कहते हुए चलने लगा, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अस्पताल में बिताए समय के कारण जब वह आखिरकार अपनी ट्यूशन क्लास के लिए पहुंची
तो उसे आधे घंटे से ज्यादा की देरी हो चुकी थी। अपनी गलती की भरपाई के लिए उसने बच्चे की आज की फीस माफ कर दी। जब वह छात्र के घर से निकली तो अंधेरा हो चुका था। एम्मा को वापस स्कूल जाने के लिए बस लेनी पड़ी। जब वह छात्रावास पहुंची तो वहां केवल क्रिस्टन ही थी। उसने एम्मा को नाराजगी भरे भाव से देखा। एम्मा ने ठंडे स्वर में कहा, क्रिस्टन, यहाँ से हट जाओ। वह मेज के अपने हिस्से की ओर गई और बैठ गई। उसने एक पाठ्य पुस्तक खोली। क्यों? क्रिस्टन एम्मा की ओर बढ़ी। मैंने आखिर क्या गलती की? अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि टेड ने मेरे साथ इसलिए संबंध बनाए क्योंकि वह मुझे दिल से चाहता है। जब तुम उसे वो नहीं दे पाई जो वो चाहता था तो तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? वो अब तुम्हें पसंद नहीं करता, अब वो मुझसे प्यार करता है। एम्मा ने किताब बंद की और उठकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उदास और ठंडी थीं। मैं उसे वो नहीं दे सकती थी जो वो चाहता था क्योंकि मैं वेश्या नहीं हूँ। और हाँ, मैं उसे रोक भी नहीं रही थी। मैंने ये पहले ही कह दिया है। मुझे अब टेड नहीं चाहिए। तुम उसे रख सकती हो, लेकिन जब तक मैं इस छात्रावास में हूँ तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सच में? तो फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। एम्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है। उसने और कुछ नहीं कहा। वह बस बैठ गई और अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए किताब खोल ली। क्रिस्टन ने अपनी मुठियां भींच ली और उसे घूर कर देखा। उसने नाक सिकुड़ी और वापस अपने बिस्तर पर चली गई। अगले दिन पूरे स्कूल में इस बात की चर्चा हो रही थी कि एम्मा ग्रीन की रूममेट, जो कि सबसे होशियार छात्रा थी, ने एम्मा के बॉयफ्रेंड को बहकाया और एम्मा ने इस बात को पकड़ लिया। क्लास खत्म होने के बाद एम्मा जाने ही वाली थी कि तभी क्रिस्टन बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई। वह एम्मा के पास दौड़ी और रोते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम मुझे क्यों गालियाँ दे रही हो? क्या तुम मुझे हमारे सहपाठियों के सामने ऑनलाइन चुनौती दे रहे हो? एम्मा का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी किताब को गले लगा लिया। वह खड़ी हुई और उदासी से उसकी ओर देखा। क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। जब मैंने तुम दोनों को बिस्तर पर देखा तो मैं बहुत दुखी और दर्द में थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। इसलिए जब तुमने कहा कि तुम टेड को वह दे सकती हो जो वह चाहता है और मैं नहीं, तो मैंने यह बात मान ली। मैं भी क्यों अफवाहें फैलाऊं? मैंने तो उसे पहले ही जाने दिया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने अपने आंसू पोंछे और क्रिस्टन के पास से चली गई। क्रिस्टन दंग रह गई। उसे लगा जैसे एम्मा यहाँ जाल बिछा रही हो। सच सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो इसमें शामिल थे। और अब पीड़ित ने क्रिस्टन को उसकी औकात दिखा दी। कुछ पल के लिए क्रिस्टन नॉर्दर्न सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर प्रेमिका बन गई। आखिरकार नॉर्दर्न सिटी यूनिवर्सिटी की एक उत्कृष्ट छात्रा होने के अलावा एम्मा को स्कूल की सबसे सुंदरी और वहां के लड़कों के बीच एक देवी के समान माना जाता था। पहले सब कहते थे कि टेड ने पिछले जन्म में पृथ्वी को बचाया होगा ताकि वह देवी का दिल जीत सके। लेकिन अब सब कह रहे थे कि पृथ्वी को बचाते समय टेड शायद तारों की रोशनी से अंधा हो गया था। इसीलिए उसने फूल नहीं तोड़े और खाद इकट्ठा करने पर जोर दिया। एम्मा ऑफिस की इमारत से बाहर निकली और सोच रही थी कि क्या उसे एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहिए, तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि यह रॉबर्ट एरिक्सन का फोन था। वह उसे अभी क्यों फोन कर रहा था? फोन उठाते समय वह नाखुश थी। हेलो, उसने कहा। हेलो मिस्टर एरिक्सन। हाँ, अभी सैमुअल के ट्यूशन का समय नहीं हुआ है। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? आज मौसम अच्छा है। एम्मा ने बादलों से भरे आकाश की ओर देखा। जरूर, वह और क्या कह सकती थी। मुझे याद है कि आपने कल कहा था कि बारिश रुकने के बाद आप आकर मेरी कार धो देंगे। एम्मा अचानक रुक गई और बादलों से भरे आकाश की ओर देखने लगी। चैप्टर 4 उनके साथ भोजन करें। दोपहर के समय एम्मा एरिक्सन एम्ब्लेम कॉर्पोरेशन की पहली मंजिल पर स्थित हॉल में धूप में खड़ी दिखाई दी। ड्राइवर ने उनसे वहीं मुलाकात की, फिर उन्हें भूमिगत पार्किंग स्थल पर ले गया और उस कार की ओर इशारा किया जिसे वह कल उनके लिए चलाकर लाया था। मिस ग्रीन, ये कार है। मैं आपको कार की चाबियां दे देता हूँ और फिर मैं वापस ऑफिस चला जाता हूँ। एम्मा ने कार की चाबियां ली और उसे अपने सिर के बीचों बीच एक तेज सिरदर्द महसूस होने लगा। रॉबर्ट ने फोन पर उससे पूछा था, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने सच सच जवाब दिया, हाँ। उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना और गाड़ी चलाना न आना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। वह काली कार के चारों ओर घूमी और आह भरी, ड्राइवर की सीट पर बैठने की तैयारी करते हुए।
लेकिन इससे पहले कि वह चाबी दबा पाती, पीछे की सीट का दरवाजा खुल गया। रॉबर्ट कार से बाहर निकला। एम्मा हैरान रह गई। मिस्टर एरिक्सन, आप कार में क्यों हैं? क्या यह मेरी कार नहीं है? क्या मैं इसमें नहीं बैठ सकता? ओह, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या आपने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं आपकी कार धोने के लिए ले जाऊंगा? रॉबर्ट का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? एम्मा ने उसे ऐसे भाव से देखा जैसे कह रही हो, तुम्हें कैसे पता चला? रॉबर्ट ने अपने हाथ फैलाए। मुझे चाबियां दो, गाड़ी में बैठो। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। वह पीछे बैठने ही वाली थी कि रॉबर्ट ने शांत भाव से कहा, मैं कभी किसी और को गाड़ी में नहीं बिठाता। उसने एक पल सोचा और पीछे हट गई। उसने दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और चला गया। एम्मा शांत और विनम्र थी। मैंने आपकी कार गंदी कर दी है और अब आपको मुझे इसे धुलवाने के लिए ले जाना होगा। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। हाँ, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम माफी मांगो, इसलिए कार धोने से पहले मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ करने का मौका दूंगी। तब हम बराबर हो जाएंगे। यह क्या है? आओ मेरे साथ भोजन करो। उसने उसकी तरफ देखा। खाना खा लें। भूल जाए, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी आपके साथ अकेले बाहर जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी कार और उसके सामान बहुत महंगे हैं। जो तौलिया तुमने कल इस्तेमाल किया था, उसकी कीमत करीब $50 थी। अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें 50% की छूट दूंगा। $25? तो क्या तुम मुझे पैसे वापस करना चाहोगे या मेरे साथ रात के खाने पर चलना चाहोगे? आप इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, है ना? मैंने ये कल आपसे ही सीखा था। क्या आपको मौके पर ही कीमत बढ़ाना पसंद नहीं है? उसने उसे अप्रिय भाव से देखा। क्या सभी पूंजीपति तुम्हारी तरह ही हिसाब किताब करने वाले होते हैं? क्या तुमने नहीं सुना, जितना अमीर होता है उतना ही कंजूस होता है? तो तुम्हारे पास क्या विकल्प है? मुझे पैसे दो या मेरे साथ खाना खाओ। मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। वह ऐसी भी नहीं थी जो हार मान ले। जब उसने उसके होठों के कोने को ऊपर उठते देखा तो उसकी मुस्कान में एक शरारत झलक रही थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। गाड़ी अचानक बहुत शांत लगने लगी। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा असहज महसूस किया। क्या आप कुछ संगीत सुनना चाहेंगे? उसने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, तो थोड़ा आराम करो। मैं बहुत तनावमुक्त हूँ। क्या ऐसा है? उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह थोड़ी अवाक रह गई, क्योंकि वह वास्तव में बहुत तनावमुक्त थी। मिस्टर एरिक्सन, आपने पिछली रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझ पर मोहित तो नहीं हो गए, है ना? रॉबर्ट ने उसे तिरछी नज़र से देखा। जब उसने उसकी आंखें देखीं, तो उसे तुरंत उससे वह सवाल पूछने का पछतावा हुआ। अब उसे लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही है। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम भावुक नहीं हो। गाड़ी रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर रुकी। रॉबर्ट ने गाड़ी के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, पीछे कपड़ों का एक सेट रखा है। जाओ और कपड़े बदल लो। गाड़ी में खुले पैसे हैं। गाड़ी में सुरक्षित है। वह गाड़ी से बाहर निकला और इंतजार करने के लिए दरवाजे से टिक गया। कुछ ही देर में उसने अपने कपड़े बदले और कार से बाहर निकल गई। उसने संतुष्टि भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और सहजता से उसकी बांह को अपने चारों ओर लपेट लिया। वे दोनों साथ में ऊपर चले गए। आज का काम है हंसना और खाना। फालतू बातें मत करना। वह और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसे अंदर से यह आभास हो रहा था कि आज का भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं होगा। भोजन कक्ष में प्रवेश करने के बाद एम्मा को पता चला कि वे अकेले भोजन नहीं करेंगे। एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि आज वे जिसके साथ भोजन करने वाले थे वह एक और महिला थी। टेबल पर सेवा कर रही महिला बेहद खूबसूरत और शालीन थी। रॉबर्ट को एक महिला के साथ देखकर वह दंग रह गई। वह खड़ी हुई और धीरे से मुस्कुराई। रॉबर्ट, ये तो। रॉबर्ट के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। ये सैमुअल की ट्यूटर हैं। इनका नाम मिस ग्रीन है। ये सुनकर महिला मुस्कुराई। तो ये है मिस ग्रीन। नमस्कार, मैं जेनिफर वॉल्ट हूँ। एम्मा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हेलो मिस वॉल्ट। रॉबर्ट बैठ गया। बैठ जाओ। एम्मा उसके पास बैठी थी। जेनिफर ने एम्मा से नजरें हटाकर रॉबर्ट की ओर देखा। मुझे चिंता थी कि आपको डिनर पर बुलाने से आपके काम पर असर पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं मिस ग्रीन को यहाँ लेकर आया हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आखिर मैंने मिस ग्रीन से पहले ही अपॉइंटमेंट लिया था। जेनिफर ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। नहीं, अच्छी बात है कि मिस ग्रीन को कोई आपत्ति नहीं है।
बस इतना जान लीजिए कि मैंने आपके पसंद के व्यंजन पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे नहीं पता कि मिस ग्रीन को क्या खाना पसंद है। मैं किसी को मिस ग्रीन के पास मेनू लाने के लिए कह दूंगी ताकि वह देख सके। एम्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं मिस वॉल्ट। मुझे खाने पीने में कोई नखरे नहीं हैं। रॉबर्ट ने धीरे से एम्मा के सिर पर 2 बार हाथ फेरा और आंखों में प्यार लिए कहा, वह खाने के मामले में नखरे नहीं करती। क्योंकि जो मुझे पसंद है वही उसे भी खाना पसंद है। उसके हाव भाव देखकर जेनिफर के होंठों पर मुस्कान जम गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई और स्वाभाविक रूप से मुस्कुराने लगी। यह अच्छा है, मिस ग्रीन को बाद में और खाना पड़ेगा। एम्मा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। सिर को अचानक छूने की इस घटना ने उसे आश्चर्य और संदेह से भर दिया। खाने के दौरान रॉबर्ट कभी कभी उसे अपने खाने में से कुछ हिस्सा देता था। वह बहुत ही विनम्र था, लगभग एक प्रेमी की तरह। जेनिफर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस शालीनता से खाना खा रही थी। हालांकि वह कभी कभी एम्मा की तरफ देखती थी, लेकिन एम्मा उसकी आंखों में किसी भी भावना को पहचान नहीं पाई। खाना खाने के बाद वे तीनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। रॉबर्ट ने एम्मा के कंधे पर एक हाथ रखा और वे दोनों साथ में जेनिफर की कार तक गए। वह एम्मा की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, मिस ग्रीन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए रॉबर्ट से अकेले बात कर सकती हूँ? ठीक है, तो मैं वापस कार में चली जाती हूँ। एम्मा मुड़ी और रॉबर्ट की कार की ओर चल पड़ी। उसके जाने के बाद जेनिफर ने अपने होठों के कोने को हल्के से चबाया और थोड़ी लाल आंखों से रॉबर्ट की ओर देखा। तुम कैसे हो? वही गलती दोहराए। बेशक रॉबर्ट के मामले में वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये जानकर कि वह किसी को पसंद करता है, उसे वास्तव में काफी राहत महसूस हुई। कम से कम उसे सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। चैप्टर 5 उसे कम मत आंकना। शुरू में तो उसने उससे अपनी कार धोने के लिए कहा था, जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन यह उसे रात के खाने पर साथ ले जाने का बहाना निकला। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि खाने के बाद वह सचमुच उसे कार धोने के लिए ले जाएगा। इतना ही नहीं, वह वहीं रुका रहा और कार धोते समय उसे लगातार देखता रहा। इससे उसे मकान मालिक और उसकी नौकरानी की याद आ गई। जब उसने कार धोना खत्म कर लिया तो उसने उसकी जांच की और वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसने अपने बड़े पीले रबर के दस्ताने उतारे और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। मिस्टर एरिक्सन, क्या मैं अब जा सकती हूँ? रॉबर्ट ने अपने होठों को एक सौम्य मुस्कान में मोड़ा। जरूर, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वापस स्कूल छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, उसने कहा। मुझे डर है कि मैं आपकी कार को पूरी तरह से गंदा कर दूंगी और मुझे फिर से आकर इसे धोने में आपकी मदद करनी पड़ेगी। वह मुड़ी और कार वॉश पार्किंग से चली गई। रॉबर्ट ने उसे नहीं रोका। उसकी कार तेजी से उसके पास से गुजर गई। वह वहीं खड़ी रही और गाड़ी चलाते हुए उसके पीछे हवा में मुके और लात मारती रही जब वह गाड़ी चलाकर चला गया। कार में बैठे रॉबर्ट ने रियरव्यू मिरर में उसे देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बचकाना। 2 ब्लॉक गाड़ी चलाने के बाद कार में एक अनजान फोन की घंटी बजी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बैग यात्री सीट के सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने कार रोकी और उसका फोन निकाला। फोन करने वाला प्रिंसिपल का बेवकूफ बेटा था। उसने भौहें चढ़ा लीं। ये किस तरह की बकवास है? उसने जवाब दिया। उसका फोन। हेलो। एम्मा बस स्टॉप तक गई और अचंभित रह गई। उसका बैग रॉबर्ट की कार में छूट गया था। अब उसके पास पैसे नहीं थे, बस कार्ड भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था। उसने आह भरी। ये तो बहुत बुरा हुआ। वह वापस कैसे जा सकती थी? भागकर वापस। इसके अलावा क्या कोई और रास्ता था? उसने दूर तक फैली अंतहीन सड़क को देखा। उसे अंधेरा होने से पहले स्कूल पहुंच जाना चाहिए था। वह उदास थी। रॉबर्ट से मिलने के बाद से उसके मन में कोई अच्छी बात नहीं आई थी। उसने एक कदम बढ़ाया और दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह उससे 1 मील की दूरी भी तय कर पाती, एक कार उसके बगल में आकर रुक गई। उसने गौर से देखा। क्या ये वही कार नहीं थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले धोया था? यात्री की तरफ की खिड़की नीचे हो गई। रॉबर्ट ने उसे ठंडे लहजे में देखा। गाड़ी में बैठो। वह चलकर पास आए, लेकिन उसका इरादा कार में बैठने का नहीं था। मुझे मेरा बैग दो। यहाँ से अपने स्कूल तक दौड़कर जाने में आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। क्या आपको यकीन है कि आप समय पर वापस क्लास में पहुंच पाएंगे? उसने कलाई घुमाकर समय देखने का अभिनय किया और तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया। रॉबर्ट के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने जाने के लिए कार स्टार्ट कर दी। अभी अभी किसी ने तुम्हें फोन किया था। उसने अपना फोन निकाला और उसे देखा, फिर भौहें चढ़ा लीं।
तुमने मेरा फोन उठाया, अगर कोई अत्यावश्यक घटना हो जाए तो क्या होगा? उसने अपने होंठ दबा लिए। उसने क्या कहा? उसने बस इतना पूछा कि मैं कौन हूँ और तुम कहाँ हो। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? क्या यह महत्वपूर्ण है? यह मेरा फोन है। आपने खुद ही इसका जवाब दिया। आप मुझे बातचीत के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? ये ठीक नहीं है, उचित। मैंने कहा, मैं तुम्हारा फिरौती का निशाना हूँ। तुम्हारा बैग मेरी कार में है। एम्मा ने राहत की सांस ली और कुछ नहीं कहा। रॉबर्ट ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बॉयफ्रेंड, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? उसने उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर एरिक्सन। रॉबर्ट के होंठ एक बार फिर मुस्कुराए। यह महिला उसे बहुत पसंद आई। वह लोगों को उसे पाने के लिए तरसाती थी। उसने कार को नॉर्दर्न सिटी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार तक वापस मोड़ा। एम्मा कार से उतरी और उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। श्री एरिक्सन, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। अलविदा। बिना कुछ कहे एक और शब्द, वह मुड़ी और उसकी ओर चलने लगी। विद्यालय। लेकिन उसके चलने के कुछ ही समय बाद उसे कुछ सुनाई दिया। पास ही किसी ने चिल्लाकर कहा, एम्मा। उसने स्कूल के गेट की दूसरी तरफ देखा। सड़क के किनारे एक पोश कार खड़ी थी। कार के दरवाजे के पास एक लंबा और आकर्षक आदमी कार से टेक लगाकर खड़ा था और बाहें मोड़े हुए उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। एम्मा ने उसे देखा और बहुत खुश हुई। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसके सामने खड़ी बेंटली कार को देखकर रॉबर्ट का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह मेयर परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जैक मेयर था? हे, ऐसा लगता है कि उसने एम्मा ग्रीन को पूरी तरह से कमाका था। एम्मा ने जैक की बाहों को छोड़ा और खुशी से उसकी ओर देखा। भाई, लेकिन आपने कहा था कि आपको देश लौटने में 2 महीने लगेंगे। कुछ दिन पहले पिताजी का पैर टूट गया था, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। उसका चेहरा जम गया। मैं समझ गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उनसे मिलने ले जाऊं? उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। मैं उसे देखना नहीं चाहती। क्या तुम अब भी उसे माफ नहीं कर सकते? उसने गहरी सांस ली। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? वैसे भी, मुझे अपनी हद पता है। एम्मा, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें कभी भी पराया नहीं समझा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराए। मुझे पता है। उसने मुड़कर उस बेंटली कार को देखा जो अभी अभी वहां से निकली थी। क्या उस कार में बैठा व्यक्ति रॉबर्ट एरिक्सन था? हाँ। तुम उसे कैसे जानते हो? उसने पूछा। मैं उसके भाई का शिक्षक हूँ। क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? जैक ने पूछा। जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? वह चुप रही और सिर्फ मुस्कुराई। उसने आह भरी। यह मेयर परिवार का पैसा नहीं है। ये तो वो जेब खर्च है जो मैं अपनी बहन को उसके भाई होने के नाते देना चाहता था। लेकिन आपका उपनाम मेयर है। एम्मा, इतनी जिद्दी मत बनो। मुझे अब भी तुम्हारे लिए दुख होता है। दुखी होने की क्या बात है? मुझे तो अभी अपना जीवन बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही संतोषजनक है। अगर यह नहीं तो कम से कम मुझसे वादा करो कि तुम उस रॉबर्ट एरिक्सन से दूर रहोगे। वह बहुत खतरनाक है। उसे उकसाने की कोशिश मत करो। समझे? वह हंस पड़ी। मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज रात मेरे साथ खाना खाओ। तुम अभी अभी वापस आए हो। शायद तुम्हें कई डिनर पार्टियों में जाना होगा। मेरी बहन की डिनर पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण किसकी पार्टी है? मैं। छुट्टी होने पर आपको लेने आ जाना। कोई जरूरत नहीं। हम कहाँ खाना खाएंगे? बस मुझे पता भेज दीजिए। मैं खुद ही पहुँच जाऊंगा। जैक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें दोपहर में भी काम करना है? हाँ, आप कमाल हो। वह मुस्कुराए और समय देखा। भाई, मुझे क्लास जाना है। मुझे खाने का पता भेज दो। वह मुड़ी और दौड़कर स्कूल की ओर चली गई। जैक ने अपना सिर घुमाया और उस जगह की ओर देखा जहां बेंटली बहुत देर पहले गायब हो गई थी। रॉबर्ट एरिक्सन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ अच्छा बनने के लिए एम्मा को स्कूल छोड़ दे। उसका इरादा क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ पता चल गया हो? दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद वह कक्षा से सबसे पहले बाहर निकली, क्योंकि उसे अभी भी सैमुअल एरिक्सन के ट्यूशन सेशन में जाना था। एरिक्सन परिवार की जागीर के बीच में स्थित विला बहुत ही भव्य था। ये 4 2 मंजिला इमारतों से घिरा हुआ था। पहली 2 इमारतों में रॉबर्ट के छोटे भाई बहन सैमुअल और उनकी छोटी बहन रहते थे। तीसरी इमारत पहले दूसरे भाई का निवास स्थान हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने परिवार के साथ रहने चला गया। तीसरी इमारत एरिक्सन परिवार के विला की मुख्य इमारत थी और यह रॉबर्ट की थी। क्योंकि एरिक्सन भाई बहनों के अपने अपने स्वतंत्र घर थे,
इसलिए एम्मा ने अपना अधिकांश समय सैमुअल को उसके घर पर ही पढ़ाने में बिताया था। और इस दौरान 3 महीने के ट्यूशन सत्रों में उसने रॉबर्ट को केवल 2 बार ही देखा था। पहली बार ऐसा नौकरी के इंटरव्यू के दौरान हुआ था। उन्होंने उसे केवल कुछ ही परीक्षा प्रश्न दिए थे और उसने उन सभी को हल कर दिया था। दूसरी घटना तब हुई जब सैमुअल के नतीजों में सुधार आने लगा था। रॉबर्ट ने उसे एक महंगा सा दिखने वाला हार देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉबर्ट से उसका इतनी बार संपर्क होगा, खासकर कुछ ही दिनों के भीतर। उससे बचने के लिए वह सीधे सैमुअल के घर चली गई। उसके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। वह दरवाजे पर रुक गई, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये ठीक नहीं है। क्या ये रॉबर्ट की आवाज़ थी? उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उसने गलत नहीं सुना था। सैमुअल वहां नहीं था। डेस्क के सामने बैठा व्यक्ति। रॉबर्ट, श्री एरिक्सन, आप यहाँ क्यों हैं? रॉबर्ट ने शांत भाव से कहा, यह मेरा घर है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या सैमुअल मुझे नहीं ढूंढ रहा है? बिल्कुल, लेकिन अब से मुझे लगता है कि आपको यहीं रहना चाहिए और सैमुअल की पढ़ाई में मदद करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यहाँ रहते हो? उसने हैरानी से कहा। चैप्टर 6 अमान्य सहवास। जी हाँ, सही है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले सैमुअल के पास अभी 1 महीना बाकी है। ये चरण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे हर संभव मदद देने के लिए आपके लिए यहीं रहना अधिक सुविधाजनक होगा। रॉबर्ट शांत भाव से बोल रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह शांत नहीं रह सकी। नहीं, श्री एरिक्सन, मैं तो बस एक छात्रा हूँ। मुझे छात्रावास में रहना पड़ता है। इसके अलावा ये जगह मेरे स्कूल से बहुत दूर है। मेरे लिए बार बार आना जाना सुविधाजनक नहीं है। मैं आपके स्कूल में आवास की समस्या में आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको स्कूल जाने में बहुत दूर लगता है तो मैं आपको कार से भी भेज सकता हूँ। ये कोई समस्या नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है, एक पुरुष और एक महिला का साथ रहना उचित नहीं है। यह अवैध सहवास है। रॉबर्ट ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हारे विचार इतने भद्दे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सैमुअल को पसंद करती हो? श्री एरिक्सन, जब आप इस तरह बोलते हैं तो आपके विचार भद्दे लगते हैं। सैमुअल तो बस मेरा छात्र है। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जब आपको हम भाइयों से नफरत है तो फिर आप किस बात से डर रही हैं? मिस ग्रीन, मुझे लगता है कि मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि उस रात पहल आपने ही की थी। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम एक मर्द हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं रखते थे। लगता है तुम्हें पुरुषों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए तुम्हें यह नहीं पता कि ज़्यादातर पुरुष कभी भी उस महिला को अस्वीकार नहीं करेंगे जो स्वेच्छा से उनकी बाहों में खुद को सौंप दे, जब तक कि उस पुरुष की यौन क्रिया में कोई कमी न हो। उसके शब्दों के कारण उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। ये कहना मुश्किल था कि वह शर्मिंदा थी या गुस्से में थी। रॉबर्ट ने उसकी शर्मिंदगी को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, वैसे मुझे टेट स्मिथ और उस जैक मेयर के बारे में थोड़ी जिज्ञासा है। क्या उनमें यौन क्षमता की कमी है? नहीं तो पहली बार तुम्हें मेरे पास क्यों आने देते? ये कैसी बकवास कर रहे हो? इस तरह के सवालों से एम्मा घबरा गई। वो टेड को कैसे जान सकता है और उसके भाई का जिक्र क्यों करेगा? क्या तुमने मेरी जांच पड़ताल की? मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। कल मैंने आपको भारी बारिश में टेड स्मिथ से बात करते देखा था। आज आप उसी जगह जैक मेयर को गले लगा रही हैं। मिस ग्रीन, लगता है मैंने विपरीत लिंग के साथ आपकी काबिलियत को पूरी तरह से कमाका था। उसने उसे घूर कर देखा। ये पहली बार था जब रॉबर्ट किसी ऐसी महिला से मिला था जो उससे डरती नहीं थी। वह एक छोटी जंगली बिल्ली की तरह थी जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। क्या तुम्हारे पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है? एम्मा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना नहीं जानती कि मुझे तुमसे कोई राज साझा करने की जरूरत पड़े। इसलिए मुझे तुम्हारे मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारे निजी मामलों को गुप्त रखोगे। बेशक मैंने तुम्हारे साथ सोने के बारे में किसी को नहीं बताया है ना? एम्मा ने आह भरी और खुद को याद दिलाया कि उसे दयालु बनना है। तुम्हें भविष्य में एक शिक्षिका बनना है। इसे सहन करो। तो फिर अभी मुझे अपनी प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ बताने का तुम्हारा क्या मतलब है?
मैं तो बस आपके कहे के आधार पर आपसे बहस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर में रहने वाले आप अकेले गैर पारिवारिक सदस्य नहीं हैं। यहाँ रहते हुए इस व्यवस्था को अवैध सहवास समझना उचित नहीं है। आप उन अन्य लोगों की तरह ही हैं जिन्हें मैंने काम पर रखा है। मैं आपको भोजन और आश्रय प्रदान करूंगा। सैमुअल को यहाँ पर आने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बस इतना ही। सैमुअल ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। रॉबर्ट खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलते हुए बोला, मिस ग्रीन के यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एम्मा अवाक रह गई। उसने किससे बातचीत की थी? फैसला तो उसी ने लिया था। हालांकि अगर वह सच में सोचती तो यह एक अच्छा विचार भी हो सकता था। उसने वैसे भी छात्रावास छोड़ने की योजना बना रखी थी। रॉबर्ट उससे इतनी नफरत करता था, इसलिए उसे डर नहीं था कि वह उस पर टूट पड़ेगा। डरने की क्या बात थी? वह अगले महीने का इस्तेमाल रहने के लिए नया घर ढूंढने में कर सकती थी। सैमुअल के साथ ट्यूशन सेशन खत्म करने के बाद वह झटपट रेस्टोरेंट की ओर भागी। जैक ने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। बैठते ही जैक ने पूछा, तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? उसने 2 घूंट पानी पीकर कहा, मैंने दूसरों को वो चीजें सिखाई जो मुझे पता थी। मैंने उन्हें बैठकर सिखाया। मैं कैसे थक सकती हूँ? लड़की, क्या तुम्हें शिकायत करना नहीं आता? ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ भाई। हमेशा यह मत सोचो कि दुनिया में सिर्फ मैं ही दयनीय हूँ। असल में मैं ठीक हूँ। उसके होठों पर मुस्कान थी और वह खुशी खुशी खाना शुरू कर रही थी। धीरे धीरे खाओ, ऐसा तो है नहीं कि कोई तुमसे छीनना चाहता हो। वह खिलखिलाकर हंसी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं सब कुछ खा जाऊंगी, सब कुछ। ठीक है, ये सब खा लो। अगर कम पड़े तो मैं तुम्हें और दे दूंगी। देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। अगर आंटी जिंदा होती तो शायद दिल का दर्द से मर जाती। जब उसने उसकी माँ का जिक्र किया तो उसने आह भरी। जैक प्लीज, ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। आप खाना खा सकते हैं। जैक कभी कभी उसे खाना परोसता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उसी क्षण उनके बगल में एक परछाई प्रकट हुई और उनकी रोशनी को रोक दिया। एम्मा ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब उसने चेहरा देखा तो उसके बगल में खड़ी महिला की भूख पल भर में गायब हो गई। जैक खड़ा हुआ और भौहें चढ़ाकर बोला, इल्सा, तुम यहाँ क्यों हो? भाई, तुम ऐसे क्यों हो? विदेश से लौटने के बाद तुम अपनी सगी बहन से मिलने तक नहीं आए, बल्कि अपनी नाजायज बेटी से मिलने आ गए। चुप रहो। क्या मैं गलत हूँ? वह तो शुरू से ही नाजायज बेटी थी और अपनी माँ के लिए कलंक थी। आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जैक ने सख्ती से कहा, इल्सा, तुम्हें उससे बात करते समय अधिक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। इल्सा चिल्लाई, जैक, आखिर में मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी व्यक्ति की मुझ पर चिल्लाने में मदद करने की? तुम्हें इतना असभ्य होने के लिए किसने कहा? मैं असभ्य कैसे हो सकती हूँ? जब मैंने सोचा कि मेरी माँ के बारे में पीठ पीछे किस तरह की बातें की जा रही थी, तो मुझे सच में उन्हें जान से मारने का मन हुआ। मैं तो वैसे भी बहुत दयालु हूँ। एम्मा ने मुट्ठी भींची और खड़ी हो गई। उसकी लंबाई लगभग इल्सा के बराबर थी। मिस मेयर, कृपया सम्मानपूर्वक बात करें। पहली बात तो यह है कि मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए अपने पिता को मेरे हवाले करने की कोशिश न करें। मुझे कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, मैंने मेयर परिवार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और न ही उनके साथ कभी खाना खाया है। यहाँ तक कि जब मेरी माँ बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब भी मैं मेयर परिवार के पास मदद मांगने नहीं गई। इसलिए मेयर परिवार में किसी को भी मेरी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसके शब्दों से इल्सा का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा अस्तित्व ही कलंक है। ये तो आप सोचते हैं, मैं नहीं। मुझे अपनी माँ की बेटी होने पर गर्व है। उसने गहरी सांस ली और अपना बैग उठाया। उसने अपने बैग से $100 निकाले और मेज पर रख दिए। बिल चिल्लाकर वह मुड़ी और चली गई। जैक उसके पीछे भागा और उसे वापस खींच लिया। एम्मा, मेरी बात सुनो। इल्सा, वो भाई, अब और कुछ मत बोलो। मेरे लिए थोड़ी इज्जत बचा लो। मैं पहले चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। उसकी आंखें नम थीं। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और तेजी से चली गई। जैक ने पीछे मुड़कर इल्सा को घूरते हुए पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? इतना कहकर वह रेस्टोरेंट से चला गया। एम्मा लगभग 1 मील तक सड़क पर चली और अंत में फुटपाथ पर बैठ गई। उसे गाड़ियों को देखना अच्छा लगता था क्योंकि वह उन सभी लोगों से ईर्ष्या करती थी जिनके पास अपना घर था।
उसने आह भरी, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय रॉबर्ट ने एम्मा को सड़क के किनारे बैठे देखा। गाड़ी लगभग 10 मिनट तक एक चौराहे पर रुकी रही, जिससे रॉबर्ट को उसे लगभग 10 मिनट तक देखने का मौका मिल गया। वह किसी कठपुतली जैसी लग रही थी जिसे ठीक करने की जरूरत थी। वह सिर झुकाए, ठुड्डी सीने से लगाए, जमीन की ओर देखती रही और जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। उसने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। वह उसकी ओर चला। उसकी आंखों के सामने काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी प्रकट हुई। उसने ऊपर देखते हुए भौहें सिकुड़ी, जिससे उसके गाल आंसुओं के निशानों से चमकते हुए दिखाई दिए। चैप्टर 7 यह एक संयोग है। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उसका चेहरा एकदम स्थिर हो गया। हालांकि उसने अपना सिर घुमाया और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वह खड़ी हो गई। श्री एरिक्सन, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने शांत होने का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। क्या यही आपका मूल मंत्र है? एम्मा हैरान थी और फिर उसे एहसास हुआ कि वह हर बार उसे देखकर यही सवाल पूछती थी। उसने झिझकते हुए अपना माथा खुजाया। मैं आपसे सड़क किनारे मिलकर हैरान रह गई। श्री एरिक्सन, सीईओ, जिनकी उत्तरी शहर में हर कोई प्रशंसा करता है। औपचारिकताएं छोड़ो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे लिए यहाँ बैठना गैरकानूनी नहीं है। यह अत्यधिक दुखी कर रहा है। उसके इस बयान से वह चिंतित हो गई। मैं कैसे किसी को परेशान कर रहा हूँ? ये तो सार्वजनिक सड़क है। मैं कार में बैठा तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सड़क किनारे छोड़ी गई आवारा बिल्ली की तरह लग रही हो। जब उसने ये कहा तो उसकी चिंता गुस्से में बदल गई। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा जैसे वह किसी आवारा बिल्ली से अलग नहीं है। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, उसे छोड़ दिया गया था और घर पर उसका इंतजार करने वाला भी कोई नहीं था। उसका दिल उदासी से भर गया और धड़कना बंद हो गया। तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी जहाँ तुम मुझे देख सको। मैं अभी चली जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मेरे साथ आओ और गाड़ी में बैठो। मैं भी घर जा रही हूँ। घर जा रहा है? वह मुड़ा और कुछ कदम चला। जब उसने देखा कि वह उसके पीछे नहीं आ रही है तो वह वापस मुड़ गया। क्या तुम आ रही हो? मेरा सामान अभी भी छात्रावास में है। मेरे घर पर आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। आप कल अपना सामान ले सकते हैं। चलिए, गाड़ी में बैठिए। एम्मा बिना किसी कारण के उसकी कार में बैठ गई। जैसे ही दोनों ने कार के दरवाजे बंद किए, जाम में फंसी गाड़ियां चलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जाम जानबूझकर लगाया गया हो ताकि एम्मा उससे टकरा जाए। न सुबह थी, न शाम। क्या यह महज एक संयोग था? उसने ड्राइवर से कहा, सीधे घर जाओ। ठीक है, श्री एरिक्सन। उसने उसकी तरफ देखा। अभी तुम कहाँ जा रहे थे? अगर तुम व्यस्त हो तो पहले मुझे छात्रावास छोड़ दो। मैं अकेले ठीक रहूंगी। मैंने मूल रूप से घर जाने की योजना बनाई थी। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा। उत्सुकतावश और इस बात से आश्वस्त कि श्री एरिक्सन ने पहले ही कहा था कि वह क्लब जा रहे हैं, रॉबर्ट ने मिरर में ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने तुरंत नजरें हटा लीं। उसने कुछ नहीं कहा और इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं की। वह आज्ञाकारी भाव से विला की ओर वापस चला गया। वे दोनों चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठे रहे। कुछ मिनट बाद रॉबर्ट बोला, क्या कुछ हुआ है? नहीं, उसने कहा, मैंने बस किसी को लग्जरी कार चलाते हुए देखा और वह सड़क पर फंस गया। मुझे यह मजेदार लगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह दुखी था। यह महिला सरासर झूठ बोल रही थी। क्या उसे लगा कि वह 3 साल का बच्चा है? तो फिर तुम क्यों रो रहे थे? और पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें तो ट्रैफिक जाम की शिकायत करने का भी हक नहीं है क्योंकि आपके पास कार नहीं है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी मिलते ही गाड़ी चलाना सीख जाते हो। वह मुड़ी और उसे घूरने लगी। ये आदमी इतना व्यंग्य क्यों करता है? ड्राइवर, क्या तुम्हें जन्म से ही गाड़ी चलाना आता था? ड्राइवर हंस पड़ा। मैडम, ये कैसे संभव है? एम्मा ने अपनी भौहें उठाई और रॉबर्ट को चुनौती भरे अंदाज में देखा। लगता है श्री एरिक्सन जन्म से ही विशेष प्रतिभा के धनी हैं। वे कार के साथ ही पैदा हुए थे और बिना किसी प्रशिक्षण के उसे चला सकते थे। ड्राइवर ने घबराकर घूंट भरा। क्या मिस ग्रीन झगड़ा करना चाहती हैं? उन्होंने तो उसे डांटने की हिम्मत ही कर ली। क्या वह भूल गई कि वह किससे बात कर रही थी? रॉबर्ट ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे घूर कर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी प्रतिक्रिया पर पछतावा हुआ। मेरा मतलब यह है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन मैंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है। अगर मैं सच में गाड़ी चलाऊं तो शायद मैं बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला सकूं। रॉबर्ट ने नाक सिकुड़ी। वह स्थिति को संभालने में माहिर थी।
टॉम, गाड़ी को किनारे रोक दो। टॉम ने तुरंत कार रोक दी। रॉबर्ट ने अपनी ठुड्डी ड्राइवर की सीट की ओर झुकाई। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जाओ और गाड़ी चलाओ। वह घबरा गई और उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। टॉम, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है। टॉम ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा चिंतित हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रॉबर्ट की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तुमने सुना नहीं? जी हाँ, श्रीमान एरिक्सन। टॉम ने झटपट अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसका एम्मा की आंखों से आंखें मिली। उस नज़र में मानो ये कहा जा रहा था, मिस ग्रीन, अपने भले के लिए प्रार्थना कीजिए। टॉम के जाने के बाद उसने उसकी तरफ देखा। मिस्टर एरिक्सन, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहा हूँ। मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज रात कार में ही बिताते हैं। वैसे भी मैं शेखी नहीं बघार रहा हूँ। जो अंत में शर्मिंदा होगा वह मैं नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए मना कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी कार महंगी नहीं है? अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो क्या होगा? वैसे भी जब तक तुम कार में हो, तुम्हारी कार बर्बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं मैं कोई घोर पाप न कर बैठूं। उसने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं बदला। कोई बात नहीं, जब हम नरक पहुंचेंगे तो तुम मेरी साथी बन सकती हो। तुम मेरे लिए छोटे मोटे काम करोगी और तुम वही काम उस गाड़ी में करोगी जिसे तुम जन्म के समय चला सकती थी। उसके होठों का कोना अनजाने में फड़क उठा। यह आदमी बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला था। उसे नहीं लगा कि वह बचकाना व्यवहार कर रहा था। उसने बस उसका मजाक उड़ाया था और इससे उसे गुस्सा आ गया था। आखिर पूरे उत्तरी शहर में कोई भी महिला ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या आप गंभीर हैं? तेजी से जाओ। तो क्या आप यात्री सीट पर बैठ सकते हैं? क्यों? मेरे बगल में बैठा कोई व्यक्ति शायद मुझे कुछ हिम्मत दे दे। जरूर। रॉबर्ट उससे पहले कार से बाहर निकला और यात्री सीट पर बैठ गया। वह भारी मन से ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। उसने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में भले ही वह किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहे, खतरे को देखते हुए उसे अपने बगल में बैठे आदमी को उकसाना बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसने कार स्टार्ट की और जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, तभी उसने शांत भाव से कहा, इस कार की कीमत $10 लाख भी नहीं है। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाती हो तो मैं तुम्हें 50% की छूट दूंगा। मैंने हिसाब लगाया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए किफ़ायती है। तो कोई दबाव नहीं है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब उसने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो और मुझे कार स्टार्ट न करने के लिए कह रहे हो? मैं आपको यह एहसास दिलाने में मदद कर रहा हूँ कि आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आप अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को महत्व देते हैं। उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगी। चलो आज रात गाड़ी में ही रुकते हैं। ये कार यहाँ खड़ी है। आधे घंटे के भीतर लोग इसे देखने और तस्वीरें लेने आएंगे। अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो बस वहीं बैठे रहिए। उसने उसे घूर कर देखा। क्या इस आदमी के पास हर बात का मर्दाना जवाब होता है? उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चलो साथ मरते हैं। उसने धीरे धीरे कार को सड़क के बीचों बीच ले आई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहों को सीने के सामने बांधते हुए कहा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये कार चलाने में बहुत बढ़िया है। अगर तुम एक्सीलरेटर दबाओगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और अगर तुम कोई नुकसान कर भी देते हो तो तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। इसकी भरपाई के और भी तरीके हैं। मुझे यकीन है कि तुम कोई उचित रकम दे दोगे। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। उसकी बातों से वह डर गई। उसने ब्रेक पैडल को पूरी तरह से नीचे तक दबा दिया। उनके पीछे चल रही कार समय पर चकमा नहीं दे पाए और बेंटले के पिछले हिस्से से टकरा गई। वह स्तब्ध रह गई। वाकई कुछ हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरी कार का मालिक उसे घूर रहा था। जब तुमने मुझ पर अपना हाथ आजमाया तब तुम्हें ये क्यों नहीं लगा कि मैं तुमसे डरती थी? वह अवाक रह गई। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसने आपसे सुरक्षित दूरी नहीं रखी। वह भी जिम्मेदार है, लेकिन इस समय उसे आपसे ज्यादा डरना चाहिए। क्यों? इस कार की वजह से वह इसे खरीद नहीं सकता। कार में ही बैठे रहो, बाहर मत आना। उसने सिर हिलाया। रॉबर्ट कार से बाहर निकला और कार के पीछे की ओर चला गया। दूसरी ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों आदमी बातें कर रहे थे।
रॉबर्ट ने अपना बटुआ निकाला और उसे कुछ पैसे दे दिए। उसने उसे लिया और कार में बैठ गया। रॉबर्ट 3 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया। उसने जल्दबाजी में पूछा, क्या आपने उसे मुआवजा दिया? जी हाँ, यह आपके खाते में दर्ज हो गया है। आप मुझे बाद में पैसे वापस कर सकते हैं, बस गाड़ी चलाए। वह अवाक रह गई। क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं गाड़ी चलाऊं? दोनों ही मामलों में आपको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना आप आराम करें और कुछ आत्मविश्वास के साथ कार वापस चलाकर ले जाएं। एक चोट तो बस एक मामूली धक्का है और 2 चोटें भी बस एक मामूली धक्का है। बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। वह रोने ही वाली थी। क्या कोई ऐसा था जो उसे इस तरह दिलासा दे सके? सर्किल माउंटेन रोड पर स्थित विला के प्रवेश द्वार तक कार चलाते हुए वह कांप रही थी। रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। वह कार से बाहर निकली और उसे अपने पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। उसने उसे एक मोहक निगाह से देखा और विला के अंदर चला गया। मुख्य दरवाजा। क्लार्क स्वयं एम्मा का स्वागत करने के लिए बाहर आए और उन्होंने तुरंत कहा, श्री एरिक्सन, मिस ग्रीन का कमरा व्यवस्थित कर दिया गया है। ये सैमुअल के निवास की पहली मंजिल पर है। रॉबर्ट रुका और उसकी ओर देखने लगा। क्लार्क असमंजस में पड़ गया। श्री एरिक्सन, क्या आपके पास कोई और आदेश हैं? सैमुअल एक छात्र है जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। क्या मिस ग्रीन के वहां रहने से उसका ध्यान नहीं भटकेगा? हाँ, हाँ, क्लार्क ने सिर हिलाया। वह तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। रॉबर्ट मुड़ा और आगे चलने लगा। मुझसे बात कर लो, हम उसके लिए 1 महीने का इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, मैं वापस जाकर किसी को कमरा साफ करने के लिए बुला लाता हूँ। कार के पास खड़ी एम्मा ने उसकी बातों पर उपहास किया। वह उसके आसपास कहीं भी रहना नहीं चाहती थी। और हाँ, इस कार को कल मरम्मत के लिए भेज देना। ध्यान रखना कि रसीद को सुरक्षित रखने के लिए मिस ग्रीन को सौंप दें। ठीक है, एम्मा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पूंजीपति निश्चित रूप से हिसाब किताब कर रहे थे। क्लार्क ने उसे अंदर बुलाया। ये पहली बार था जब उसने रॉबर्ट का घर देखा था। सजावट यूरोपीय शैली की थी, चमकीली और आरामदायक। क्लार्क ने उसके लिए सीढ़ियों के बगल वाले कमरे में ठहरने का इंतजाम किया, फिर कहा कि कुछ और भी है। कुछ देर बाद क्लार्क कुछ कपड़े लेकर लौटा। वह कपड़ों का संग्रह देखकर दंग रह गई। सारे कपड़े नए थे, टैग अभी भी लगे हुए थे। उसने उन्हें लिया और क्लार्क को धन्यवाद दिया। शुरू में उसे नई जगह पर सोने को लेकर चिंता थी। हालांकि वास्तव में उस पहली रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। अलार्म घड़ी बजी और जब वह उठी तो उसे ताजगी महसूस हुई। नहाने के बाद वह कमरे से बाहर आई। रॉबर्ट भी नीचे जा रहा था। कमरा सीढ़ियों की ओर होने के कारण दोनों एक दूसरे से टकरा गए। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। श्री एरिक्सन, सुप्रभात। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, तुम सचमुच बहुत आकर्षक लग रही हो। वह हैरान थी जब उन्होंने कहा, ये पोशाक आप पर बहुत अच्छी लग रही है। ये बहुत ही सेक्सी है, तो उनकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण झलक रहा था। वह घबरा गई। उसे डर था कि शायद उसका यही मतलब था। चैप्टर 8 बाइक बैक। उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली। क्लार्क ने उसे ये ड्रेस कल ही दी थी। ये एक शालीन ड्रेस थी। जिन हिस्सों को ढका होना चाहिए था वे अच्छी तरह ढके हुए थे। इसमें ऐसा क्या आकर्षक था? उसकी असमंजस भरी निगाहें देखकर रॉबर्ट मुस्कुराया और खाने की मेज की ओर चल पड़ा। क्लार्क ने नाश्ता तैयार करने का आदेश पहले ही दे दिया था। रॉबर्ट ने कहा, आओ और नाश्ता करो। नहीं, मैं स्कूल की कैंटीन जाऊंगा। भविष्य में सैमुअल कभी कभी हमारे साथ नाश्ता करेगा। जब हम नाश्ता कर रहे हों तो आप इस थोड़े से समय का सदुपयोग करके उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो उसे पिछली रात समझ नहीं आए थे। वह चलकर आए और बैठ गई। हालांकि ब्रेक के दौरान सैमुअल एक बार भी नहीं आया। तेज उसके साथ नाश्ता करते हुए उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। वह लगातार उसे घूर रहा था। बिना किसी भूमिका के रॉबर्ट ने समझाया, खाना खाने के बाद हम गाड़ी लेंगे और पहले आपको स्कूल छोड़ देंगे। बाकी का खाना खामोशी में बीता। जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो रॉबर्ट ने कहा, दोपहर में मैं टॉम को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही इधर उधर जा सकता हूँ। उस समय का बेहतर उपयोग कुछ सार्थक काम करने में किया जा सकता है। वह वाकई सावधानीपूर्वक योजना बनाना जानता था, लेकिन वह उसे नौकरानी, एक मोहरे की तरह महसूस करा रहा था जिसे इधर उधर घुमाया जा सकता था। दोपहर की क्लास के बाद वह अपना सामान पैक करने के लिए छात्रावास लौटी। सामान पैक करने के बाद
उसने अपने कमरे में रहने वाली अपनी रूममेट कैरी जॉनसन के लिए एक नोट छोड़ा और फिर अपना सामान घसीटते हुए चली गई। छात्रावास के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात टेड से हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। उनके पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे बस हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना पड़ा। टेड ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह उसके सामने रुक गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह आगे नहीं बढ़ेगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। एम्मा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उसका चेहरा भावहीन था। नहीं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है तो ठीक है। मुझे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी। हे एम्मा, तुम सच में ऐसा कर सकती हो? तुमने तो नौकरी बदलने के लिए मेरा इस्तेमाल भी किया। गुस्से से उसकी भौहें तन गईं। इसीलिए तो तुम हमेशा मेरे साथ थे, है ना? तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? एम्मा ने आह भरी और उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी कलाई उसकी पकड़ से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह छूट नहीं सकी। छोड़ दो। क्या तुम्हें शर्म आती है कि मैंने तुम्हारी असलियत जान ली? क्या तुमने नहीं सोचा था कि मुझे आखिरकार पता चल ही जाएगा? तुम्हें यह मौका असल में मेरी माँ ने दिया है, टेड दर्द से चिल्लाया। उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। वह ठंडा और उदासीन था। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? एम्मा, तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों करना चाहा? तुम्हारी माँ ने मुझसे अनगिनत बार बात की है और हर बार एक ही बात होती है। अगर तुम मेरे बेटे से रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त दे दूंगी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसने उसे साफ साफ सुना। इससे पहले मुझे पूरा यकीन था कि मैंने काफ़ी मेहनत की है और अच्छी पढ़ाई की है। मैं अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ रहने के लिए पूरी तरह योग्य थी। हालांकि मुझे साफ पता था कि इस जगह को चलाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं करते थे और मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था। लेकिन तुम्हारी माँ की बार बार की धमकियों के बावजूद मैंने कभी समझौता करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे खुद पर और तुम पर भरोसा था। टेड, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी? अगर तुम्हारी माँ मुझे स्कूल से निकाल भी देती तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लेती, लेकिन तुमने मुझे आखिरकार तुम्हारी माँ की बात सुनने का एक कारण दे दिया। जिस पल मैंने वो दृश्य देखा, अंदाज़ा लगाओ मैं क्या सोच रही थी। टेड ने दर्द भरी निगाहों से उसे देखा। उसे इनमें से कुछ भी पता नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं सोच रही थी कि तुमने ही मुझे बर्बाद किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ न होती तो मैं अपनी हिम्मत के बल पर स्कूल में बनी रह सकती थी, लेकिन तुम्हारे साथ होने की वजह से अगर मैं स्कूल में रहती भी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तुम्हारी वजह से मुझे वह अपमान सहना पड़ा जो मुझे सहना नहीं चाहिए था। तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं अनाथ हूँ और स्मिथ परिवार के लायक नहीं हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी दुखी हूँ? मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ है। तो फिर मुझे अनाथ क्यों समझा जाता है? बोलते बोलते उसने गुस्से और दर्द से मुट्ठियाँ भींच लीं। टेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई थप्पड़ पड़े हों। मुझे माफ़ करना एम्मा, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं अपनी माँ के शब्दों और कार्यों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मैं तुम्हें ऐसा क्या बता सकती थी जिससे कुछ बदल जाता? क्या तुम घर जाकर अपनी माँ से झगड़ा करना चाहते हो, या मेरे लिए अपने परिवार को ठुकरा दोगे? या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम क्रिस्टन के साथ नहीं सोते? क्रिस्टन और मेरे बीच गलतफहमी हो गई थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों उलझन में था। टेड ने अपनी आंखें बंद कर ली और परेशान दिखने लगा। एम्मा, मुझे बताओ, तुम मुझे माफ़ करने के लिए क्या करोगी? बस तुम मुझे बता दो, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। उसने सड़क की दूसरी ओर देखा। क्रिस्टन उनकी ओर दौड़ रही थी। उसने खुलेआम उपहास किया। टेड ने अपना सिर घुमाया, क्रिस्टन को देखा और भौहें चढ़ा ली। एम्मा, मैं। क्रिस्टन दौड़कर उन दोनों के पास आए और एम्मा का हाथ पकड़ लिया। एम्मा, ये सब मेरी गलती है। कृपया अब उसे दोष मत दो। वह सच में दयनीय है। वह सच में। टेड चिल्लाया, क्रिस्टन, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। तुम अभी जा सकती हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस चली जाओ। क्रिस्टन एम्मा के ठीक सामने खड़ी हो गई। सारी गलती मेरी है। मैंने उसे पहले पसंद किया था। मुझे पता है नुकसान हो चुका है, लेकिन क्रिस्टन, एम्मा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने कहा था कि टेड अब मुझसे प्यार नहीं करता। वह तुमसे प्यार करता है। उस समय उसे सिर्फ मेरा शरीर पसंद था,
लेकिन मैंने उसे वह नहीं दिया जो वह चाहता था, है ना? क्रिस्टन का चेहरा भावहीन हो गया। मैंने ऐसा नहीं कहा। एम्मा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरी बदनामी मत करो। चाहे आप माने या न माने, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि टेड सचमुच वासना से भरा इंसान नहीं है। हो सकता है कि उसका प्यार बदल जाए, लेकिन वह किसी औरत से सिर्फ उसके शरीर की वजह से प्यार नहीं करेगा। मेरे लिए वह एक घटिया इंसान हो सकता है, लेकिन वह अयाश नहीं है। और हाँ, संत बनने का नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे नाटक में शामिल नहीं होने वाली। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़ी और अपना सूटकेस लेकर चली गई। क्रिस्टन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। धिक्कार है एम्मा पर, उस कमीनी पर। क्या उसे हराने के लिए क्या करना होगा? ये देखकर कि टेड एम्मा के पीछे जाने वाला है, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींच लिया। टेड, मैंने सच में ऐसा नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, टेड ने उसे झटक कर कहा। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं एम्मा से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि उसका दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जीवन भर उससे प्यार करूंगा। टेड वहां से चला गया और क्रिस्टन को वहीं छोड़ दिया। क्रिस्टन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से आंसू पोंछे। चलते हुए एम्मा की पीठ को देखते हुए उसने अपने दांत भींच लिए। एम्मा, तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शनिवार को एम्मा ने सुबह सैमुअल के साथ पढ़ाई की और दोपहर में एक अन्य छात्र को पढ़ाने गई। जब वह छात्र के घर से निकली तो क्लार्क ने उसे बुलाया और पूछा कि वह रात के खाने के लिए कितने बजे घर आएगी। उसने घड़ी देखी। क्लार्क, मैं रात के खाने तक वापस नहीं आ पाऊंगी। क्लार्क ने रॉबर्ट की ओर देखा, जो मेज पर उसके सामने बैठा था। तो तुम कब वापस आओगे? मैं तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेज दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आज रात काम करना है। मैं देर रात तक व्यस्त रहूंगा। मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद क्लार्क ने रॉबर्ट की ओर देखा। मिस्टर एरिक्सन, मिस ग्रीन को अभी भी काम करना है। वह देर से ही वापस आ सकती हैं। रॉबर्ट ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। जाओ और पता लगाओ कि वह अंशकालिक रूप से कहाँ काम करती है। उसे यह जानना जरूरी था, क्या यह महिला जानबूझकर उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उस शाम 9 बजे अगरवुड बार में एम्मा अपनी काम की वर्दी पहने हुए थी और भीड़ के बीच घूम रही थी, ड्रिंक के ऑर्डर ले रही थी और वाइन परोस रही थी। वह फुर्तीली, आकर्षक और भीड़ से अलग दिखने वाली। उसकी चोटी ऊंची थी, चेहरा सुंदर था और शरीर सुडौल था। भले ही उसने पारंपरिक कामकाजी कपड़े पहने थे, फिर भी उसे एक नज़र में ही पहचाना जा सकता था। अक्सर इससे कामुक ग्राहकों का ध्यान आकर्षित होता था, जो उससे पूछते थे कि एक रात के लिए वह कितना पैसा चाहती है। आज रात भी कोई अपवाद नहीं था। हमेशा की तरह उसने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हुए उस ग्राहक को देखा जो उससे छेड़छाड़ कर रहा था। महोदय, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस हूँ। अरे, तुम इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ चलो। तो महोदय, मुझे खेद है कि आपको पहले लिंग परिवर्तन की सर्जरी करवानी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? युवा मेहमान ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए काफी मर्द नहीं हूँ? उसके चेहरे पर अब भी वही प्यारी मुस्कान थी। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे औरतें पसंद हैं। वह आदमी स्तब्ध रह गया। पिछले अनुभवों के अनुसार इस समय आमतौर पर दूसरा पक्ष उसे नाराज होकर जाने देता था, लेकिन इस बार इस आदमी ने स्पष्ट रूप से समझदारी से काम नहीं लिया। उसने उसे आगे खींच लिया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नर्म जमीन पर गिर पड़ी। आदमी आगे बढ़ा और उसे उठने से रोक दिया। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। मैंने पहले कभी किसी लेस्बियन के साथ संबंध नहीं बनाया है। अच्छा, आज से तुम्हारे साथ शुरुआत करते हैं। उनके चारों ओर लोग घूम रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ इस तरह की घटनाएं आम बात हों। वह आदमी आगे बढ़ा और उसे सोफे पर धकेल दिया। उसकी आंखों में घृणा थी। छोटी बच्ची, आज मुझसे मिलकर खुद को बदकिस्मत समझो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हें तनख्वाह देता है उसे नाराज करना ठीक नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। करीब ले जाया गया। जब उसने देखा कि वह उसे चूमने जा रहा है तो उसने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। इससे वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने पलटवार करने के लिए हाथ उठाया, तभी हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली गई। अब गुस्से से आग बबूला होकर उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, तुम में से किसे अपनी जान की परवाह नहीं है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूसरे आदमी ने उसके गाल पर जोरदार घूंसा मार दिया।
गुस्से में भरा ग्राहक जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने धीरे धीरे उठना शुरू किया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कुछ हट्टे कट्टे आदमी उसे घसीटकर बाहर ले गए। एम्मा सोफे पर आधी लेटी हुई थी। उसने ऊपर देखा तो रॉबर्ट गुस्से से आग बबूला था। एम्मा दंग रह गई। रॉबर्ट ने अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम मुझसे पूछना चाहती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? उसे होश आया और वह उठकर उसे देखने लगी। उसे यहाँ देखकर वाकई आश्चर्य हुआ। रॉबर्ट ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया। उसने उसकी ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी 2 उंगलियों से उसके माथे के बीचों बीच हल्के से छुआ। मुझे अब और भी ज्यादा पता चल रहा है कि मिस ग्रीन एक रहस्यमयी शख्सियत हैं। चैप्टर 9 मुझे धन्यवाद मत दो। एम्मा ने रॉबर्ट को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो और वह अचानक बाहर भाग गई। रॉबर्ट उत्सुक था और उसने उसका पीछा किया। एम्मा जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे परेशान किया था, उसे अभी भी दरवाजे पर काबू में रखा गया था। वह बेतरतीब ढंग से चिल्ला रहा था। वह चलकर पास आए और ठंडे भाव से बोली, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? जब उस आदमी की नज़र एम्मा के पीछे खड़े आदमी पर पड़ी तो उसकी आंखों में डर था। एम्मा ने कहा, जब तक तुम मुझे यह नहीं बता देते कि तुम्हें किसने भेजा है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। सच में? क्या तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? चूंकि तुम इतने डरे हुए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पीछे कौन है। अब मुझ पर भरोसा करने के अलावा क्या तुम्हारे पास खुद को बचाने के कोई और तरीके हैं? उस आदमी ने झट से कहा, कल एक छोटी बच्ची ने मुझे ढूंढा और तुम्हारी तस्वीर दी। उसने मुझे आज बार में तुम्हें डराने के लिए $1000 दिए। उसने ये भी कहा कि अगर मैं ऐसी तस्वीरें ले सकूं जिनसे तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो वह मुझे और पैसे देगी। उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था। एम्मा ने इस बारे में सोचा और अपना फोन निकाला। उसे एक तस्वीर मिली और उसने उसे देते हुए पूछा, क्या ये वही छोटी बच्ची है? उस आदमी ने उसे देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने टोपी पहन रखी थी और उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी। ये आंखें थोड़ी मिलती जुलती लग रही हैं, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। क्या उसकी लंबाई लगभग मेरे जितनी है और क्या उसकी आवाज़ तीखी है? हाँ, आपकी लंबाई लगभग बराबर है और उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। एम्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उस आदमी ने कहा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है। कृपया मुझे जाने दीजिए। एम्मा ने पीछे मुड़कर रॉबर्ट की ओर देखा। उसे जाने दो। क्या आपको यकीन है? एम्मा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। रॉबर्ट उस आदमी के पास गया। नॉर्थ सिटी से अकेले निकल जाओ। मुझे दोबारा मत दिखना। दफा हो जाओ। उसने उन हटे कट्टे आदमियों को उस आदमी को छोड़ने का इशारा किया। उसे धन्यवाद देने के बाद वह आदमी तेजी से रेंगता हुआ चला गया। रॉबर्ट एम्मा की ओर बढ़ा। ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। वह चुप थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके लिए सबक सिखाऊं? उसने उसकी तरफ देखा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी। उसके ठंडे होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। इस तरह की महिलाएं सचमुच दुर्लभ थीं। श्री एरिक्सन, आज जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, मुझे दूसरों से धन्यवाद सुनना पसंद नहीं है। तो क्यों न मैं आपको एक कप कॉफ़ी पिला दूं? इसे अभी अभी अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उपहार समझें। मेरी शक्ति के बदले उपहार। यह विचार मेरे लिए बिल्कुल नया था। अगर आप जिद करते हैं तो मैं अनिच्छा से आपके साथ चलूंगा। वह अवाक रह गई। उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी। श्री एरिक्सन, जरा रुकिए। मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ और अपनी तनख्वाह ले लेती हूँ। मैं अभी वापस आती हूँ। वह वापस चली गई। बार में 10 मिनट से भी कम समय में उसने अपने कपड़े बदल लिए और वापस बाहर आ गई। रॉबर्ट ने पूछा, आप कॉफ़ी कहाँ पीना चाहेंगे? श्री एरिक्सन, चलिए मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। उसकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति को देखकर रॉबर्ट ने आशा भरी मुस्कान दी। वे दोनों उसकी कार में बैठ गए। एम्मा ने अपने फ़ोन पर पता ढूंढा और टॉम को दे दिया। टॉम कार में बैठा और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। उसने मिस ग्रीन के फ़ोन पर नेविगेशन देखा और पूछा, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ? नहीं, यही जगह है। उसने रॉबर्ट की ओर देखा और मुस्कुराई। मिस्टर एरिक्सन, अब आप बाहर जा सकते हैं। रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। यहाँ कोई कॉफ़ी शॉप नहीं थी। एम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। श्रीमान एरिक, बेटा, कृपया। वह सबसे पहले कार से बाहर निकली।
कार से बाहर निकलने से पहले रॉबर्ट ने एक बार फिर चारों ओर देखा। चूंकि वह यहाँ था तो उसने सोचा कि क्यों न वह देख ले कि वह किस तरह के खेल खेल रही है। एम्मा सड़क के किनारे मौजूद चट्टानों के पास से गुजरी और समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर स्थित एक यू आकार की चट्टान की ओर चल पड़ी। जब वह यू आकार की चट्टान के केंद्र में पहुंचा तो उसने अंदर 3 सपाट चट्टानें देखीं। वे करीने से सजी हुई थीं। यह एक पत्थर की मेज और 2 पत्थर की कुर्सियों जैसी लग रही थी। यू आकार की चट्टान के बाहर समुद्र की हवा बहुत तेज थी, लेकिन यहाँ केवल हल्की हवा चल रही थी। यहाँ बहुत सुहावना था। वह एक सपाट पत्थर पर बैठ गई और अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू कर दी। उसने कागज़ में लिपटे 2 डिस्पोजेबल कप निकाले। उसने अपने बैग से प्लास्टिक के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें बड़ी पत्थर की मेज पर रख दिया। फिर उसने एक थमस और इंस्टेंट कॉफ़ी के 2 पैकेट निकाले और उन्हें कपों में डाला। उसने कुशलता से कॉफ़ी बनाई और उसे रॉबर्ट को दे दिया, जो अभी भी वहीं खड़ा था। वह हिला तक नहीं। उसने बस उदासीनता से कहा, क्या यही वह अच्छी जगह है जहां आप मुझे कॉफ़ी पिला सकते हैं? हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक अच्छी जगह है? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या प्रतिक्रिया दे। यह मेरी गुप्त जगह है। मैं पहली बार किसी को यहाँ लेकर आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसने कॉफ़ी ली और दूसरे पत्थर पर बैठ गया। चांदनी और उसके फ़ोन की हल्की रोशनी के मेल से वह छोटी सी जगह अच्छी तरह से रोशन हो गई थी। आपने कहा था कि यह आपकी गुप्त जगह है। हाँ, मेरी माँ मुझे यहाँ लाई थी। समुद्र तट का यह इलाका अभी तक विकसित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता। जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं हमेशा यहाँ आकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। ये जगह बहुत शांत और आरामदायक है। ऊपर देखो। उसने अपने सिर के ऊपर हवा की ओर इशारा किया। रॉबर्ट ने ऊपर देखा। रात का आकाश बहुत सुंदर था। जब तक मैं यहाँ बैठकर समुद्र की हवा और लहरों की आवाज़ सुनता हूँ और इस खूबसूरत रात के आकाश को देखता हूँ, मुझे लगता है कि जीवन बहुत अच्छा है। भविष्य के लिए आशा करना सार्थक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सच में नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। लगता है पूंजीपति लोग मेरी बात नहीं मानते। मुझ जैसी इंसान की सोच अलग होती है, इसीलिए तो मैं गरीब हूँ। वह धीरे से मुस्कुराया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मिस्टर एरिक्सन, आपको हंसना आता है? उसने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। क्या कोई ऐसा है जो यह नहीं जानता कैसे हंसे? लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं? सच में नहीं। उसने कंधे उचकाए, बातचीत के इस मोड़ से थोड़ी ऊब महसूस करते हुए। उसने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और रात के आकाश की ओर देखा। वह लंबे समय से यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आई थी। आसपास अचानक सन्नाटा छा गया। रॉबर्ट ने कॉफ़ी का एक घूंट लेने की कोशिश की और भौहें सिकुड़ी। ये क्या है? इसका स्वाद तो बहुत ही खराब है। उसने उसकी तरफ देखा। मिस्टर एरिक्सन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले कभी इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं पी है? वास्तव में नहीं। वह हंस पड़ी। मुझे माफ़ करना, मैं एक बार फिर भूल गई कि आप पूंजीवादी हैं। अगली बार नहीं, नहीं, नहीं। मैं भविष्य में श्री एरिक्सन को शराब नहीं पिलाऊंगी। आखिरकार हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। बोलते बोलते उसने उसका कॉफ़ी का कप अपने सामने खींच लिया। तो मैं इसे पी लूंगी। उसने झटपट कॉफ़ी का कप वापस अपनी तरफ खींच लिया। मैंने अभी कहा कि यह बहुत खराब है। मैंने कब कहा कि मैं इसे नहीं पीऊंगा? वह बस एक पल के लिए शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं। उसने अपना आपा क्यों खो दिया? अभी अभी बार में आपको इतना यकीन क्यों था कि उस व्यक्ति को किसी ने भेजा था? एम्मा ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। पहली बात तो ये कि किसी भी तरह के फ्लर्ट करने वाले से छुटकारा पाने की मेरी सामान्य रणनीति उसके खिलाफ बेकार साबित हुई। दूसरी बात, उसने मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है जिसे मुझे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। क्या आपके पास ऐसे लोगों से बचाव की कोई रणनीति है जो महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं? वह थोड़ा हैरान था। इसके बारे में बताओ। मैं आपको क्यों बताऊं? क्या मैंने आज तुम्हें नहीं बचाया? तुम मुझे इस भयानक कॉफ़ी से चुका रहे हो शुल्क। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना छोटा सा रहस्य बताओ। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? उसने आंखें सिकोड़ते हुए घूर कर देखा। वह साफ तौर पर दिखावा कर रहा था। इस कॉफ़ी का स्वाद खराब कैसे हो सकता है? मैंने उससे कहा था कि मुझे औरतें पसंद हैं। रॉबर्ट को खांसी आने लगी और वह लगभग घुट गया। फिर उसने खुद को मजबूर करके कॉफ़ी का एक और घूंट पिया। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा। क्या तुम ठीक हो? उसने उसे घूर कर देखा।
क्या किसी छेड़छाड़ करने वाले को रोकने का यही तरीका है? हाँ, पहले ऐसा होता था कि ग्राहक मुझे चैन से नहीं बैठने देते थे। जब तक मैं कहती रहती थी कि मुझे महिलाएं पसंद हैं, पुरुष मुझसे घृणा से दूर चले जाते थे। क्या वे आप पर विश्वास करते हैं? शायद इसलिए कि मैंने यह बात बहुत बार कही है, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि अगर वुड बार में एक वेट्रेस है जो लेस्बियन है। जब भी कोई पुरुष मुझे परेशान करता है, मैं बस इतना कह देती हूँ, वे मेरी बात मान लेते हैं। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा खराब होने का डर नहीं है? मेरे लिए प्रतिष्ठा से ज्यादा निर्दोषता महत्वपूर्ण है। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे मुझे गलत समझें। मासूमियत। उसने अपनी बाहें उठाईं और उस रात उन दोनों के बीच हुए रोमांस के बारे में सोचा। जब उसने वह शब्द दोहराया, तो उसे तुरंत उस रात की याद आ गई और उसके कान लाल हो गए। उस रात तुम किसके लिए नशे में धुत हुए थे? टेड के लिए, जैक के लिए, या किसी और आदमी के लिए? वह उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। श्री एरिक्सन, क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों की निजता में ताक झांक करना एक सज्जन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? क्या, चूंकि आप इतनी ईमानदार हैं, इसलिए मैं जिज्ञासावश पूछना चाहूंगी, मिस ग्रीन, एक शिक्षिका के रूप में, क्या आप ऐसी जगह पर काम कर सकती हैं? एक शिक्षक होने के नाते आपको भोजन की भी आवश्यकता होती है। तुम गरीब आदमी जैसे नहीं दिखते। वह अवाक रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पता ही न हो कि गरीब लोग कैसे दिखते हैं? उसने सीना फुला कर कहा, न तो टेड स्मिथ और न ही जैक मेयर अपनी पत्नियों को गरीब रहने देते। तो फिर तुम इस तरह क्यों रहते हो? वह खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। वह मुस्कुराते हुए सहज दिख रहा था। क्या तुम फिर से गुस्सा होने वाली हो? मुझे लगता है कि तुम ही वह औरत हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा करना अच्छा लगता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अधिकांश महिलाओं जैसी नहीं हूँ? अरे, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक छोटी जंगली बिल्ली की तरह हो जिसमें अनुशासन की कमी है। जब भी लोग तुम्हें भड़कते हुए देखते हैं, वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, रॉबर्ट ने कहा। माफ कीजिए, मैं दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे तुरंत इस बात का पछतावा हुआ कि वह उसे सिर्फ बहस करने के लिए इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आई थी। उसने गहरी सांस ली। बस यही एक बार होगा। वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। उसे लगता था कि ज्यादातर औरतें बहुत चिड़चिड़ी होती हैं और वह उनसे बहुत कम ही बात करता था। लेकिन उसके सामने बैठी यह औरत बिल्कुल अलग थी। वह उससे डरती नहीं थी और न ही उसकी चापलूसी करती थी। यहाँ तक कि जब वह गुस्से में होती थी, तब भी अपना गुस्सा जाहिर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। उसे जिज्ञासा हुई, क्या उसका दिमाग इतना अलग तरीके से काम करता था? यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें किसी महिला के बारे में जिज्ञासा हुई। इस भावना ने उन्हें उत्सुक और उत्तेजित दोनों कर दिया। आह, ये कितना अजीब एहसास है। चैप्टर 10 प्रेम में कौन विश्वास करता है? सोमवार की सुबह क्लास खत्म होने के बाद एम्मा की रूममेट कैरी जॉनसन दौड़कर उसके पास आई। एम्मा, क्या तुम डिनर के लिए जा रही हो? चलो साथ में खाना खाते हैं। उसने किताबों को करीने से व्यवस्थित किया और उन्हें उठा लिया। वे दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे और स्कूल की इमारत से बाहर निकल गए। दूर से ही कैरी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कमीने। एम्मा ने दरवाजे की तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। टेड, उसे देखते ही वह झट से दौड़कर उसके पास गया। कैरी, मैं एम्मा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए जा सकती हो? कैरी ने एम्मा की ओर देखा। एम्मा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, पहले कैफेटेरिया में जाओ और मेरा इंतजार करो। एम्मा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। कैरी के जाने के बाद टेड ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। मैं रॉबर्ट एरिक्सन के साथ समय बिता रही थी। वह ठंडी हंसी हंसी। टेड, तुम्हें ऐसा करने का क्या हक है? हाल ही में, और कोर्ट, मुझसे सवाल करोगे? एम्मा, तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि रॉबर्ट एरिक्सन किस तरह का इंसान है? अगर तुम उसके ज्यादा करीब जाओगी, तो तुम्हें सिर्फ चोट ही पहुंचेगी। मेरी बात सुनो, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम ये मेरे भले के लिए कह रही हो। तुम्हारे और क्रिस्टन के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम क्रिस्टन की हर बात पर यकीन कर लेती हो, है ना? मुझे क्रिस्टन ने नहीं बताया। उसने अपना बैग खोला, कुछ तस्वीरें निकाली और उन्हें उसके चेहरे पर फेंक दिया। मैं ये तस्वीरें क्रिस्टन को देने वाली थी, लेकिन आज उससे मुलाकात नहीं हुई। आप इन्हें उस तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। दरअसल, उसने उन्हें टेड को घुमा फिराकर देने की योजना बनाई थी।
वह टेड के स्वभाव को जानती थी। वह जिद्दी और ईमानदार था और उसे पीठ पीछे काम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर उसे क्रिस्टन का असली स्वभाव पता चल जाता तो क्रिस्टन कभी उसकी प्रेमिका नहीं बनती। क्रिस्टन जैसे लोगों के लिए एम्मा का सबसे बड़ा बदला ये था कि वह उससे प्यार करने दे लेकिन उसे हासिल न करने दे। यह क्या है? उसने जल्दी से तस्वीरों को पलट कर देखा। तस्वीरों में एक अंधेरी गली में टोपी और नकाब पहने एक महिला भेस बदले खड़ी थी। वह एक आदमी के हाथ में पैसे ठूंस रही थी। हालांकि तस्वीर दूर से ली गई थी और पृष्ठभूमि बहुत धुंधली थी, फिर भी जानबूझकर जूम की गई कुछ तस्वीरों में महिला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह महिला क्रिस्टन थी। ये सबूत है। परसों जब मैं एक बार में काम कर रही थी, मेरी मुलाकात एक बदमाश से हुई जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। रॉबर्ट एरिक्सन ने ही मुझे बचाया। उस व्यक्ति ने सबके सामने कबूल किया कि किसी ने उसे मुझे मारने के लिए काम पर रखा था। उस व्यक्ति के अलावा जिसने उसे काम पर रखा था, किसी को नहीं पता था कि मैं उस दिन रॉबर्ट एरिक्सन से मिली थी। लेकिन अब आपको पता चल गया है, और ये तस्वीरें वो सबूत हैं जिनकी मुझे जरूरत थी। टेड के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम ठीक हो? उसने उसका हाथ झटक दिया। टेड, उनसे सीखो। हम कुछ ही दिनों से अलग हैं और तुम क्रिस्टन के साथ हो। क्या तुम्हारे लिए झूठ बोलना इतना आसान है? मैं क्रिस्टन के साथ नहीं हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है। टेड ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। टेड, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं किसी पुरुष के लिए दूसरी महिलाओं से झगड़ा नहीं करना चाहती। मुझे जाने दो, मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। फिर कभी मुझे ढूंढने मत आना। वह उसके चारों ओर घूमी और जाने की कोशिश करने लगी। मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, टेड ने कहा। मैं हर दिन तुम्हें ढूंढने आऊंगा और तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार में पागल कर दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। एम्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह जितना ज्यादा चिल्लाता था, आसपास के छात्र उतना ही ज्यादा ध्यान देने लगते थे। लोग बस इधर उधर खड़े होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह आदमी क्यों चिल्ला रहा है। एम्मा का चेहरा शांत था और वह धीरे धीरे दूर जाती जा रही थी। जिस व्यक्ति ने उससे प्यार करने का दावा किया था, उसने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए। प्यार, भला इस पर कौन विश्वास करेगा? जब कैरी दोपहर में क्लास में आई तो वह उत्साह से दौड़कर एम्मा के पास गई। मैं तुम्हें बताऊं, बड़ी खबर है। उस कमीने टेड ने आज दोपहर को उस कुतिया क्रिस्टन को बुरी तरह पीटा। क्रिस्टन को पीटा? एम्मा चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि टेड क्रिस्टन को पीट सकता है। कई लोगों ने देखा कि क्रिस्टन टेड को ढूंढने गई थी और उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। तुम्हें नहीं पता कि आजकल जब वह छात्रावास में होती है तो कैसा लगता है। वह मुस्कुराई। यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम लोग आपस में जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। बिल्कुल नहीं। कौन जाने भविष्य में वो किसी और के बॉयफ्रेंड में भी ताक झांक करेगी या नहीं। लेकिन सच कहूं तो उसे अपनी हदें पता ही नहीं है। उस शैतानी प्रिंसिपल को तो तुम्हारे जैसी लड़की में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसमें व्यक्तित्व और पढ़ाई दोनों ही खूबियां हैं। भला वो क्रिस्टन जैसी लड़की को कैसे पसंद करेगी? एम्मा अवाक रह गई और मुस्कुराई। प्रिंसिपल को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे ऐसे बता रहे हैं जैसे उसके परिवार के पूर्वज 18 पीढ़ियों से अमीर थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपका समर्थन करता हूँ। एम्मा ने अपनी कोहनी से अपनी ऊपरी बांह को हल्के से थपथपाया। धन्यवाद। क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले क्रिस्टन गुस्से में आई। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और क्लासरूम में चारों ओर देखने लगी। फिर उसे भीड़ में एम्मा मिली। वह गुस्से में चलकर आई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर एम्मा की मेज पर फेंक दी। तुम निर्दयी हो। एम्मा निर्दयी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ सकती? चलो देखते हैं। इतना कहकर उसने ठंडी सी सांस छोड़ी और मुड़कर चली गई। कैरी ने तस्वीर उठाई और उसे देखा। वह असमंजस में पड़ गई। यह क्या है? एम्मा ने कैरी से तस्वीर ली और लापरवाही से उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। वह मुस्कुराई। कुछ नहीं, क्लास शुरू होने वाली है। क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है? और कोट, क्या आप उस कुत्ते को वापस काटेंगे जो आपको काटता है? ठीक है। कैरी अवाक रह गई। बदले के मामले में मुझे याद दिला देना कि मैं कभी तुमसे पंगा न लूं। वह मुस्कुराए और तुरंत अच्छा महसूस करने लगी।
क्लास के बाद वह एरिक्सन परिवार के विला जाने के लिए स्कूल से निकल गई। बस स्टॉप से उसके घर तक का रास्ता अभी भी काफी लंबा था, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे रॉबर्ट की कार दिख गई। अंदर आने के बाद उसने रॉबर्ट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर एरिक्सन, आप जल्दी वापस आ गए। घर पर हाई स्कूल के छात्र हैं, इसलिए मुझे जल्दी लौटना पड़ेगा। ठीक है। वह अवाक रह गई। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ कर दिया हो। जब वह ट्यूशन पढ़ाती थी तब उसने उसे हाई स्कूल के छात्रों की परवाह करते हुए कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कार विला में आकर रुकी। वे दोनों कार से बाहर निकले। एम्मा ने कहा, मैं पहले सैमुअल के घर ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी। एक पल रुको। वह उसके सामने आकर बोला, मैं आज तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलने गया था। वह चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। तुम उन्हें जानते हो? शायद। मैं उनसे किसी बात पर चर्चा करना चाहता था। ठीक है, क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि हमने क्या कहा? उसके चेहरे पर उदासीनता थी। मुझे कोई जिज्ञासा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको डर है कि वह आपके बारे में कुछ बुरा कह देगी। वह मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उसके लिए मेरे बारे में कुछ बुरा कहना स्वाभाविक ही है। यह अजीब बात है। तुम तो बहुत ही होनहार छात्र हो। उसे तुम्हें नापसंद करने का क्या कारण हो सकता है? और कोट, उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कौन जाने, शायद इसलिए कि वह बूढ़ी और कमजोर है, इसलिए वह मेरी जवानी की तारीफ करती है। या शायद, क्या आप मेरी सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं? रॉबर्ट ने उसकी ओर सिर झुकाया। यह महिला। वह मुस्कुराई। श्री एरिक्सन, मैं अब आपके भाई की ट्यूशन क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आखिर मेरी फीस तो प्रति घंटे के हिसाब से ही तो है। वह सैमुअल के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन तभी पीछे से उसकी शांत आवाज आई। तुमने शिक्षक के रूप में स्कूल में ही रहने का विकल्प क्यों चुना? वह स्थिर खड़ी रही। आपकी पढ़ाई और योग्यता को देखते हुए आप निश्चित रूप से शीर्ष 100 कंपनियों में से किसी में भी प्रवेश पा सकते हैं और एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ाई जारी रखने का विकल्प चुना। इसका क्या कारण है? क्या मुझे वाकई कोई कारण बताने की जरूरत है? उसने उसकी ओर देखा। हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो शायद मेरी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी नहीं हैं। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। उसने उसकी ओर देखा। ये कैसी सोच है? क्या तुम्हें लगता है कि किसी बड़ी कंपनी में तुम्हारा जीवन साधारण नहीं होगा? जीवन? और कोट, हाँ, मुझे चालबाजी करना पसंद नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि किसी बड़ी कंपनी में काम करने का मतलब एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचना होगा? वह हंस पड़ी। एक टीवी सीरियल ने, तो तुम्हें आगे से कम टीवी देखना चाहिए। असल में उसने जितने टीवी सीरियल देखे थे उन्हें वह एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकती थी। ठीक है, मैं मानती हूँ। अब क्या मैं आपके भाई को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ? वह मुड़ी और दूर चला गया। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में शत्रुता झलक रही थी। एम्मा ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। लेकिन उनके विचार में उसके पढ़ाने के लिए स्कूल में बने रहने का कारण टेड से जरूर जुड़ा हुआ है। इस बारे में सोचकर उसे दुख और थोड़ी जलन महसूस हुई। अगले दिन वे दोनों कार से चले गए। रास्ते में उसने उससे पूछा, क्या आज रात के लिए तुम्हारी कोई योजना है? उसने उसकी ओर देखा। काम रद्द करो, मुझे वाइन टेस्टिंग में जाना है। मेरे साथ आओ। इसे उस रात बार में तुम्हारी मदद करने का मेरा इनाम समझो। मेरे हिसाब से वह धन्यवाद नहीं था, वह तो यातना थी। क्या मैंने आपको पहले ही धन्यवाद नहीं दिया था? इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। उसने भौहें चढ़ाईं। वह पूंजीपतियों की तरह हिसाब किताब कभी नहीं कर पाएगी। मैं पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगी और न ही आपको एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान करूंगी। उसने उसे ठंडे लहजे में देखा। खुद को इतना बड़ा मत समझो, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। उसने भौहें चढ़ा लीं। ये भयानक आदमी क्या कह रहा था? उसे क्रोधित देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम इस पद के लिए योग्य क्यों नहीं हो? उसने उसकी तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्यों। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बिस्तर पर तुम्हारी कुशलता उतनी अच्छी नहीं है। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे धक्का दिया और तिरछी नजर से उसे देखा। यह आदमी बेशर्म था। उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद वह स्कूल से निकली ही थी कि टॉम और रॉबर्ट की सेक्रेटरी उसे लेने आ गई। सेक्रेटरी उसे कुछ खरीदने के लिए ले गई। एम्मा ने मेकअप किया और अपने बाल संवारे।
वह शीशे के सामने खड़ी हुई और खुद को पहचान नहीं पाई। हालांकि उसका चेहरा तो वही था, लेकिन कपड़ों में वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी। ये पोशाक उसी जालीदार कपड़े से बनी थी जिससे शादी की पोशाकें बनती हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हल्के पीले फूल बने थे, जिससे उनकी स्वाभाविक रूप से पीली त्वचा कोमल और चिकनी लग रही थी। वह सौम्य, कोमल लेकिन साथ ही आकर्षक भी दिख रही थी। उसके मुलायम बाल और माथे के दोनों ओर लटकती लंटें बिल्कुल सही लग रही थी। 3 इंच की सुनहरी ऊंची एड़ी के जूतों ने उसके शरीर को लंबा और पतला दिखाया। उसने पीछे मुड़कर महिला सचिव को देखा और चिंता से एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया। क्या ये ड्रेस थोड़ी अटपटी नहीं है? सचिव मुस्कुराए। एम्मा, चिंता मत करो, आज रात तुम जरूर सबकी निगाहों का केंद्र बनोगी, मैं वादा करती हूँ। उसने गहरी सांस ली, लेकिन वह कहना चाहती थी कि वह बस चुपचाप एक कोने में छिपकर मुफ्त में खाना खाना चाहती थी। वह बिल्कुल भी सबकी निगाहों का केंद्र नहीं बनना चाहती थी।